हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। ये हमारा लास्ट लेक्चर रहने वाला है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। अभी तक हमने सारी थ्योरी पढ़ ली है, ऑलमोस्ट सारी। आज हम करने वाले हैं क्वांटम नंबर्स पे बात। बट उससे पहले मैंने सोचा, हमने बहुत दिनों से सिर्फ और सिर्फ थ्योरी क्वेश्चंस कर रहे हैं, थोड़ा और हम इसमें फन लेके आते हैं। तो अभी तक हमने जो मॉडल्स ऑफ एटम्स पढ़े, मॉडल्स ऑफ एटम से भी पहले हम कहाँ गए थे? सब एटॉमिक पार्टिकल्स की सर्च में निकले थे हम लोग, राइट? ओके, गुड इवनिंग वैभव, गुड इवनिंग बच्चा, एवरीबडी वेलकम टू द क्लास। जो भी आ गए हैं, ज्वाइन कर रही है क्लास, अटेंडेंस दे दो अपनी, हाय हेलो गुड इवनिंग लिख दीजिए, ताकि मुझे पता चल जाए कि कौन कौन क्लास में आया है ना। तो अब मैं आपको थोड़े से एनिमेशन दिखाने वाली हूँ कि हमारी ये जो स्टडी है बोरिंग ना बने, थोड़ी इंटरेस्टिंग बने, आपका भी थोड़ा इसमें मन और ध्यान लगा रहे। आपका नहीं तो मेरा तो लगा ही रहता है ये एनिमेशंस देख के। अब यहाँ पे देखो, आपका सबसे पहले ये एनिमेशन किस चीज का आपको दिखाई दे रहा है? आप सभी को याद है जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट? जे थॉमसन का क्या एक्सपेरिमेंट था, जिन्होंने क्या निकाला था? आपका चार्ज टू मास रेशो के बारे में बात करी थी कि नहीं करी थी? तो बच्चा ये वही एक्सपेरिमेंट है। इसमें क्या किया है? ये एक आपकी कैथोड ट्यूब है, ठीक है, याद है? ये मैंने आपको एक्सपेरिमेंट समझाया था, है ना? तो इसमें उन्होंने चार्ज टू मास रेशो किस प्रकार से निकाला था? डज एनीबॉडी रिमेंबर कि यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इस कैथोड से एनोड की तरफ जा रहा है, फिर यहाँ पे हमने लगा रखी है इलेक्ट्रिक फील्ड्स, राइट? अब ये क्या है? यहाँ पे ऐसे डायरेक्टली आपका जा रहा है सीधा सीधा। बट नेक्स्ट चीज क्या करती हूँ? दूसरा मॉडल देखते हैं हम, दूसरा मॉडल देखते हैं। दूसरा ये है बच्चा, दूसरा मॉडल खुल रहा है आपका यहाँ पे। लेट अस लुक एट द नेक्स्ट मॉडल। 96% हो चुका है, 98, ओके। अब ये दूसरे मॉडल में क्या हो रहा है? वहां पे तो सीधी सीधी हमारी इलेक्ट्रॉन चली गई थी, वहां पे हमने कोई भी फील्ड नहीं लगा रखी थी। एक बार ये मान लेते हैं, जब कोई फील्ड नहीं है तो वो सीधे सीधे इलेक्ट्रॉन वहां से निकल गया। अब आपने यहाँ पे क्या लगा रखी? किस प्रकार की? ये मैग्नेट दिखाई दे रहा है, ये मैग्नेटिक फील्ड लगा रखी है। तो मेरा इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से सीधा आ रहा था, मैग्नेटिक फील्ड के कनेक्ट में आते ही उसका पूरा का पूरा पाथ बदल गया, दिखाई दे रहा है। अब सिमिलरली नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा कहाँ पे एक्सपेरिमेंट है? ये रहा, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड देखते हैं। इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, लेट इट ओपन, ठीक है। तो ये वही एक्सपेरिमेंट है, मैं आपको केवल मॉडल्स दिखा रही हूँ। इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हुआ? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस लगाए हैं, है ना। अब जो पॉजिटिव, अब ये इलेक्ट्रॉन जा रहा है मेरा, इलेक्ट्रॉन का क्या मतलब होता है? देखो, उसको ऐसे रोटेट करके भी देख सकते हैं। और आपको यही चीज अपनी ऐप पे देखनी है बच्चा, तो आप जैसे ही ये सेशन खत्म होगा, आप लोग के पास ये ऐप पूरा रोटेट करने का फीचर आपको मिल जाएगा। आप देख सकते हो इसको थोड़ा रोटेट कर करके, राइट? अब आप देखोगे कि जैसे जैसे जो आपका इलेक्ट्रॉन है, राइट, वो यहां से आया, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज के पास आया, उसका जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव की तरफ चला गया। दिखाई दे रही है? इंटरेस्टिंग है ना? इंटरेस्टिंग है। देख के पता है क्या रहेगा? आपके दिमाग में चीजें ज्यादा से ज्यादा आपकी एकदम वो रहेंगी कि फिक्स हो जाएंगे, आप भूलेंगे नहीं इस एक्सपेरिमेंट को। सिमिलरली ये क्या एक्सपेरिमेंट डिनोट कर रहा है? इसको देख के कौन बता सकता है कि मैम ये क्या बता रहा है? यहाँ पे भी क्या हो रहा है, मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, ठीक है, ये है आपका कैथोड, ये है आपका एनोड। एक आपका इलेक्ट्रॉन आ रहा है और आपको दिख रहा है कि बीच में जो रोटेटर है इसको घुमा रहा है। आपको याद है जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ाई थी, तो मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। मतलब वो अगर किसी पंखे से, किसी मोटर से टकराएगा तो वो मोटर घूमने लगेगी, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, वो ऐसे पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, जिस प्रकार से ये दिखाई दे रहा है। तो हमें यहाँ से पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन ऐसे हिट करता है तो चीजें क्या रोटेट होती है। दिखाई दिया? एक ये कंक्लूजन था। दूसरा कंक्लूजन देखते हैं, शैडो एक्सपेरिमेंट। एक मैंने आपको एक और चीज बताई थी कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है, जो मेरी कैथोड रेज हैं, वो एकदम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती हैं। ये मुझे कैसे पता चला था? ये मुझे इसीलिए पता चला था क्योंकि जब वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है कोई भी चीज, तो उसकी शैडो बनती है। तो मैंने देखा कि जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल कर रहा है तो उसकी इस प्रकार से शैडो दिखाई दे रही है, ब्लैक ब्लैक, तो शैडो बन रही है, जिससे मुझे पता चलता है कि जो मेरा इलेक्ट्रॉन है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहा है।
राइट। नेक्स्ट चीज देखते हैं, और है मेरे पास कैथोड रे का ट्यूब का बेसिक सेटअप आप कर ही लेंगे। एक ये देखते हैं कैथोड रे ट्यूब का परफोरेटेड एक्सपेरिमेंट खुल रहा है, थोड़ा सा इसको ओपन होने दीजिए। अभी जो सारे एक्सपेरिमेंट्स है ना बच्चा, आप इनको अपने आप खुद से भी एक्सेस कर सकते हैं इस ऐप पे। जब ये लेक्चर खत्म होगा तो नीचे आपको लिंक्स मिल जाएंगे जहाँ पे आप ये खुद से अपने फोन में, अपने लैपटॉप में इनको रोटेट करके ये मॉडल्स को समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, दिस इज द कैथोड रे। कैथोड रे एक्सपेरिमेंट याद है सभी को कि कैथोड से मैम इलेक्ट्रॉन्स जा रहे थे एनोड की तरफ, याद है? उन्हीं को बोल रही थी मैं कैथोड रेस, है ना। अब ये जो कैथोड रेस थी ये मैंने एनोड को कर दिया परफोरेटेड, इसमें बीच में छेद कर दिए। जैसे ही छेद किए तो इलेक्ट्रॉन इसके आर पार चला गया और पीछे जो फ्लोरोसेंट स्क्रीन है वहां जाके टकराया। तो मुझे पता चला कि कोई चीज टकराई, क्योंकि फ्लोरोसेंट पे कुछ टकराता है तो वहां पे शाइनी से स्पार्कलिंग थिंग नजर आती है, जिससे मुझे पता चला कि कैथोड से कोई चीज ट्रैवल करके एनोड की तरफ जा रही है। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स याद है ना, भूलने नहीं है एक्सपेरिमेंट्स। नेक्स्ट चलते हैं हमारा रुदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रुदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट बच्चा क्या था, याद है सभी को? हेलो मैफशिक मुबारक, हेलो हेलो, रिपीट, आई हैव जॉइन नाउ। ओके महवीश, अभी तो मैं केवल आपको मॉडल सिखा रही हूँ, ठीक है? अभी तक मैंने कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया है, आप यहाँ से समझ लीजिए। ये है आपका रुदरफोर्ड का मॉडल, राइट, रुदरफोर्ड का गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। अब देखिए आपको यहाँ से नहीं दिख रहा होगा, जैसे ही बच्चे क्लास खत्म होगी आपको ये सारे मॉडल्स एक्सेस करने को मिलेंगे। आप इसे घुमा घुमा के देख सकते हो, देख रहे हो जैसे मैं घुमा रही हूँ, ऐसे आपको भी करके देखना, यू कैन डू इट, बहुत फन है, मुझे तो बहुत मजे आते हैं। तो बच्चा रुदरफोर्ड ने क्या किया था आप सभी को याद है? रुदरफोर्ड ने एक बहुत पतली सी गोल्ड फॉइल ली थी, फिर उस पे अल्फा पार्टिकल्स स्ट्राइक किए थे, याद है? एक गोल्ड फॉइल पे अल्फा पार्टिकल्स मारे थे। अल्फा पार्टिकल्स क्या थे? आपके हीलियम 2+ आयंस, रिमेंबर, जिन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो आपने किस पे मारा? आपने गोल्ड फॉइल पे मारा। तो रुदरफोर्ड से पहले कौन सा एटॉमिक मॉडल ऑफ एटम आया था? थॉमसन्स मॉडल। चीजें भूलनी नहीं है, ये लास्ट लेक्चर है आपके स्ट्रक्चर ऑफ एटम का। तो जिन बच्चों ने नया नया ज्वाइन किया है वो पहली क्लासेस मिस कर चुके हैं। तो आज हमारा लास्ट लेक्चर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ एटम का, लास्ट या सेकेंड लास्ट, एक और हो सकता है, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है? तो बच्चा मैं क्या बता रही हूँ कि जब सबसे पहला मॉडल था थॉमसन मॉडल ऑफ एटम, जिन्होंने बोला था कि जो हमारा एटम है वो किसकी तरह है? एक वाटरमेलन की तरह है। वाटरमेलन में जो रेड पार्ट होता है वो सारा, उसको ऐसे समझो कि जैसे वाटरमेलन का रेड पार्ट है वो सारा का सारा पॉजिटिव पार्ट है आपके एटम का, और जैसे वाटरमेलन के बीच में सीड्स होते हैं उस प्रकार से आपके इलेक्ट्रॉन्स उस पॉजिटिव चार्ज में एम्बेडेड है, धसे हुए हैं। ये मॉडल था हमारे थॉमसन का। थॉमसन मॉडल को खारिज किया, थॉमसन मॉडल को गलत बताया रुदरफोर्ड ने थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। अब थॉमसन मॉडल ने क्या बोला? एक पूरा का पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड है। अब उन्होंने क्या किया? रुदरफोर्ड ने पॉजिटिवली चार्ज्ड हीलियम अल्फा पार्टिकल्स भेजे। तो अब बच्चा, अगर मेरा एटम है जो पॉजिटिवली चार्ज है, उस पर मैं पॉजिटिव चार्ज फेंकूंगी, तो हमें बचपन से पता है मैम, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, है ना? जो एक जैसे चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो हमने सोचा था क्या होगा कि जो रे जा रही है वो रिपेल कर जाएगी, बट ऐसा हुआ नहीं था। हुआ क्या था कि जो मोस्ट ऑफ द रेस थी वो एटम में से आर पार निकल गई थी। ऐसा कैसे हुआ? अगर पूरा एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड है तो सारी पॉजिटिव रेज एटम से आर पार कैसे निकल गई? तो ये वही एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करा। ये देखिए, ये रुदरफोर्ड का सेटअप है, यहाँ से आपकी अल्फा पार्टिकल्स जा रही हैं इस गोल्ड फॉइल पे, दिखाई दे रहा है ये गोल्ड फॉइल, है ना? अब गोल्ड फॉइल पे क्या, अभी देखना, जल्दी जल्दी देखना, ये मोस्टली ये जो पार्टिकल्स आ रहे हैं ब्लू बॉल्स को देखना, मोस्टली ब्लू बॉल्स बच्चा सीधी सीधी चली गई, मोस्टली ब्लू बॉल्स सीधी सीधी चली गई। थोड़ी थोड़ी ब्लू बॉल्स क्या हुई? आपकी डिफ्लेक्ट हुई। आप इसको पूरा ऊपर नीचे करके देख सकते हैं, लाइक अ 3D मॉडल, राइट? मैं एक और चीज बताती हूँ, एक्चुअली हुआ क्या, इसके मॉलिक्यूल्स में घुस के देखते हैं हम, ठीक है? मॉलिक्यूल्स में घुस के देखते हैं। ये है आपका गोल्ड एटम, ये है बच्चा आपका गोल्ड एटम, दिखाई दे रहा है?
अब आप यहां से देखना, यहां से आ रही है मेरी अल्फा पार्टिकल्स, अल्फा पार्टिकल्स आ रही है गोल्ड के एटम में। तो आपको दिखाई दे रहा है कि मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स तो सीधे सीधे निकल गए, दिखाई दे रहा है मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज एकदम डायरेक्टली निकल गई गोल्ड एटम में से, दिखाई दे रही है। क्यों? क्योंकि एटम मोस्टली खाली होता है। ये सारी ऑब्जर्वेशंस मैंने बताई थी कि नहीं? कुछ बहुत ही कम एकदम पीछे चली गई 180 डिग्री में, उससे भी कम 180 डिग्री हो गई, थोड़ी थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होंगी इधर उधर, राइट। तो यहां से कंक्लूजन आता है कि मोस्ट ऑफ द स्पेस, ज्यादातर स्पेस एक एटम के अंदर कैसा है? खाली है। जो न्यूक्लियस है जहां पे पॉजिटिव चार्ज है वो छोटी सी वॉल्यूम में मौजूद है, बाकी सारा स्पेस इन द एटम इज खाली। ये हमें ऑब्जर्वेशंस मिली थी रुदरफोर्ड के गोल्डफॉल एक्सपेरिमेंट से। अब इसको देख के आपको और समझ आएगा कि कैसे एटम खाली है, कैसे अल्फा रेज वहां से गई। तो ये एक्सेस कर सकते हैं आफ्टर द लेसन एंड्स, आप खुद इन मॉडल्स को घुमा घुमा के देख पाएंगे, ठीक है। तो आज का लेसन हम शुरू करते हैं इसी के साथ। आज हमने बहुत फन कर लिया, अब हम आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। चलिए लेट अस स्टार्ट टुडेज सेशन, जो कि है क्वांटम नंबर्स के ऊपर। आज हम क्या क्या करने वाले हैं? आज हम क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे। हमने क्वांटम मॉडल की शुरुआत लास्ट लेक्चर में कर दी थी, राइट। आज हम क्वांटम नंबर्स की बात करेंगे, फिर शेप ऑफ ऑर्बिटल्स और फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल। दिस इज द लास्ट मॉडल ऑफ एटम। आज की डेट में अगर साइंटिस्ट मानते हैं कि एटम्स और इलेक्ट्रॉन्स कैसे कैसे प्रेजेंट है, प्रोटॉन्स कैसे कैसे प्रेजेंट है, तो वो बच्चा डिपेंड करता है आपके किस पे? वो डिपेंड करता है आपकी क्वांटम मॉडल पे, राइट। हमारा इससे पहले का कौन सा मॉडल था? मैं आपको एक पूरी टाइमलाइन बता देती हूँ। सबसे पहले आया था आपका थॉमसन मॉडल, आया था, सबसे पहले आया था थॉमसन, उसके बाद आया था आपका रदरफोर्ड, ठीक है। उसके बाद आया था आपका बोहर, और लास्ट में आए हैं आपके क्वांटम मॉडल ऑफ एटम, राइट। ये सारे मॉडल ऑफ एटम्स हमने किए हैं। थॉमसन आपको पता है, रदरफोर्ड ने क्या बताया था वो पता है, बोहर के बारे में सब बात करी, बोहर रेडियस, बोहर वेलोसिटी, बोहर एनर्जी बहुत जरूरी है। उसके बाद अब हम क्वांटम के बारे में बात करेंगे कि क्वांटम और बोहर में क्या क्या डिफरेंसेस है वो बातें करेंगे, ठीक है। अब लास्ट क्लास से थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं हम, ठीक है। थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि अब जो हमारा क्वांटम मॉडल है वो दो चीजों पे बेस्ड है। चीजें क्यों गिर रही हैं इतनी, आई डोंट नो, ठीक है। तो बच्चा जो हमारा हाँ जी क्वांटम मॉडल है ना, वो दो बेसिक फंडे पे बेस्ड है। याद रखना, कोई भी पूछेगा कि क्वांटम मॉडल किन दो कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, तो दो कॉन्सेप्ट है, एक है डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट ऑफ डुअल नेचर ऑफ मैटर, और दूसरा है हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब डी ब्रॉगली क्या बोलता है? डी ब्रॉगली डुअल नेचर ऑफ मैटर ये बोलता है कि हमारे आसपास जितना भी मैटर है, मैटर कुछ भी हो सकता है, मैं, आप, ये गेट, दरवाजा, पेन, बॉल, आपका ट्रक, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, मैटर की डेफिनेशन तो पता होगी, एनीथिंग विच हैज मास एंड रिक्वायर्ड स्पेस इज मैटर। तो जिंदगी में जितना भी मैटर है वो सभी मैटर की दो प्रॉपर्टीज होती है कि वो वेव की तरह भी बिहेव करती हैं और पार्टिकल की तरह भी। अब आप बोलोगे कि मैम पार्टिकल की तरह तो मैं मान लेती हूँ, पार्टिकल कैसे? मैं अपने आप को एक पूरा बड़ा पार्टिकल समझ लेती हूँ, जो भी मैं फंक्शन करूंगी मैं पार्टिकल की तरह करूंगी, पर मैं वेव की तरह तो नहीं हूँ कि मैं ऐसे ऐसे हिलती डुलती चलती हूँ, मैं वेव की तरह तो नहीं हूं। तो आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं कि जिंदगी का सारा मैटर की दो प्रॉपर्टीज होते हैं, डुअल बिहेवियर होता है, ऐसा कैसे बोल सकते हैं? तो लुक एट दिस इक्वेशन। डी ब्रॉगली ने बोला था कि जो लैम्डा है, अगर हम वेवलेंथ की बात करें, वेवलेंथ का क्या होता है? लैम्डा होता है कि नहीं? वेवलेंथ आपकी वेव होती है इस प्रकार की, राइट। हर वेव की होती है एक लैम्डा वेवलेंथ होती है, राइट। तो बच्चा जो वेवलेंथ है वो किस पे डिपेंड करती है? उसकी रिलेशनशिप है वेवलेंथ इज इक्वल्स टू h बाय mv। mv क्या होता है? या p, mv और p एक ही बात है, ये होता है आपका मोमेंटम। क्या होता है? मोमेंटम। h क्या है आपका? h है आपका प्लैंक्स कांस्टेंट। ये तो हमने इतनी बार बताया है, बताया कि नहीं? h है बच्चा आपका प्लैंक्स कांस्टेंट, ठीक है।
अब बच्चा ये जो क्वांटम मॉडल है थोड़ा सा अटपटा है, मैं मानती हूँ। बोहर तो हमें बहुत इजीली समझ आ गया था, पर जो क्वांटम है ना वो इतना इजी नहीं है समझना। इसके लिए थोड़ी सी थ्योरी पहले पढ़नी पड़ेगी कि ये मानता क्या क्या है। ये मानता है कि सारा मैटर वेव की तरह भी बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, अब इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग हमने एक फॉर्मूला डिराइव किया है डी ब्रॉगली ने, विच इज लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। इसका ये मतलब है कि m देखो नीचे आ रहा है, मतलब जितना ज्यादा मास होगा उतना ही क्या होगा, छोटी वेवलेंथ होगी, उतनी ही कम वेवलेंथ होगी। समझ आ रहा है, जितना ज्यादा मास उतनी ही कम वेवलेंथ। तो आप और हम बहुत ज्यादा मास है। कंपेयर किससे कर रही हूं मैं, कंपेयर कर रही हूं इलेक्ट्रॉन के मास। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg, -31। जैसे इलेक्ट्रॉन का मास होता है बच्चा 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 kg। हम इमेजिन भी नहीं कर सकते इसका मास इतना कम होता है। आपका और मेरा मास तो बहुत ज्यादा है, इसकी कंपैरिजन में तो बहुत बहुत ज्यादा मास है। तो हमारी जो वेवलेंथ है वो इतनी छोटी है कि वो मैटर ही नहीं करती। बट जब इतनी छोटी चीजों की बात होती है जिनका मास बहुत नेग्लिजिबल होता है, ऐसी छोटी चीजों की जब हम बात करते हैं तो उनका वेव नेचर भी कंसिडर होता है और उनका पार्टिकल नेचर भी कंसिडर होता है। आपका और मेरा केवल पार्टिकल नेचर ही कंसिडर होता है क्योंकि हमारी वेवलेंथ बहुत छोटी है, हम ट्रेस भी नहीं कर सकते, बट इनकी हम कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स की। तो अभी ये चीज समझ आई, h/mv। अब ये mv को इन्होंने काइनेटिक एनर्जी में लिखा। कैसे लिखा, क्योंकि हमें पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी। अब यही जो mv है इन्होंने रिप्लेस कर दिया काइनेटिक एनर्जी से, तो ये फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है, इसमें कुछ ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। तो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट समझ आया सबसे पहला। दूसरा कॉन्सेप्ट जिसपे क्वांटम मॉडल बेस्ड है, इट इज द हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अब हाइजेनबर्ग क्या कहते थे, हाइजेनबर्ग ये बोलते थे कि जब बहुत छोटे पार्टिकल्स होते जैसे इलेक्ट्रॉन्स, राइट, मैं आपको सबसे पहले एक्सपेरिमेंट दिखाती हूँ इस प्रकार का। एक इलेक्ट्रॉन है, इसकी मुझे पोजीशन और वेलोसिटी दोनों पता करना है। तो मैं कैसे पता करूंगी, मैं इस पे कोई लाइट फेंकूंगी या फोटोन फेंकूंगी। जैसे फॉर एग्जांपल यहां से एक फोटोन आ रहा है इस इलेक्ट्रॉन पे। अब फोटोन जैसे ही टकराएगा इलेक्ट्रॉन से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो बहुत हल्का है, तो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन भी चेंज हो जाएगी और स्पीड भी चेंज हो जाएगी, है ना। कोई भी चीज आपसे और मेरे से टकराएगी जो अपन से भारी है या अपने जितनी है, तो वो टकरा के क्या होते हैं, हम हिल जाते हैं, हमारी पोजीशन भी चेंज होती है और हमारी वेलोसिटी भी, जिस स्पीड से चल रहे थे वो भी। जैसे टक्कर होती है दो गाड़ियों में तो क्या होता है, ये वही सेम चीज है। तो अब आपने जब लाइट जो देखने के लिए इलेक्ट्रॉन पे मारी, वो उस लाइट से वो इलेक्ट्रॉन हिल गया। जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन हिल गया तो उसकी पोजीशन भी चेंज होगी, उसकी वेलोसिटी भी चेंज होगी। तो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल यही बोलता है कि एक टाइम पे साइमल्टेनियसली आप किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और उसका पोजीशन और उसकी मोमेंटम दोनों एक साथ नहीं बता सकते। इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर साइमल्टेनियसली द पोजीशन एंड मोमेंटम ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल। एक छोटे पार्टिकल की साइमल्टेनियसली पोजीशन मोमेंटम फाइंड आउट करना बच्चा इम्पॉसिबल है। ठीक है, विद हाई एक्यूरेसी। तो इसका भी एक फॉर्मूला दिया था। फॉर्मूला क्या था, चेंज इन पोजीशन। डेल्टा एक्स क्या होता है, डेल्टा एक्स इज बच्चा योर चेंज इन पोजीशन। क्या है, चेंज इन पोजीशन, राइट, चेंज इन पोजीशन। और यहाँ पे एक और है डेल्टा पी। डेल्टा पी इज योर चेंज इन मोमेंटम, राइट, इट इज चेंज इन मोमेंटम। ठीक है, तो डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। h क्या है, फिर से प्लैंक्स कांस्टेंट है, ये पूरी की पूरी कांस्टेंट क्वांटिटी है। तो डेल्टा एक्स डॉट m डेल्टा v लिख सकती हूँ। क्यों, वेलोसिटी तो चेंज होगी पर मास कांस्टेंट रहता है, तो डेल्टा उसके आगे आता है जो चेंजिंग क्वांटिटी है। मास चेंज नहीं होता टकराने से, पोजीशन और वेलोसिटी चेंज होगी, तो m डेल्टा v इज ग्रेटर देन और इक्वल टू h/4 पाई, या फिर इसको m उधर भेज के इस प्रकार से इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो ये बेसिक चीज है। तो दो फंडे या दो कॉन्सेप्ट जिन पे आपका क्वांटम मॉडल बेस्ड है वो कौन कौन से है, तो डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट कि सारा मैटर दो डुअल बिहेवियर का होता है, वो पार्टिकल नेचर भी है उसमें, वेव नेचर भी है उसमें, पहला कॉन्सेप्ट। दूसरा
हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ये केवल छोटे छोटे एटम, टाइनीएस्ट चीजों पे एप्लीकेबल होता है, एटम भी नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल है ये, जैसे कि इलेक्ट्रॉन हो गए, राइट। ये सबसे टाइनीएस्ट पार्टिकल पे हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है, ठीक है, जिसमें ये बोलता है कि हम एक ही समय पे किसी इतने छोटे पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम साथ में नहीं पता लगा सकते। समझ गए? अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा सिग्निफिकेंस ऑफ अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। सिग्निफिकेंस, अब इसका मतलब क्या है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है? तो ये जो सिग्निफिकेंस है, इट रूल्स आउट द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ्स और ट्रैजेक्टरीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एज स्टेटेड इन द बोहर्स मॉडल। समझ आई ये बात? बोहर मॉडल किस किस बच्चे को याद है? बोहर्स मॉडल मैंने क्या बताया था? बीच में रहेगा आपका न्यूक्लियस। बोहर का क्या मॉडल था कि बीच में न्यूक्लियस होगा, उसके चारों ओर डेफिनेट एनर्जी के पाथ्स में, याद है, डेफिनेट एनर्जी के पाथ्स में क्या घूमेंगे? आपके इलेक्ट्रॉन्स घूमेंगे। ये चीजें याद है? बेटा अब तो समझ आया ना हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल आपको? वैभव मुझसे पूछ रहे मैम एक और बार बता दो हाइजेनबर्ग्स। बच्चा अभी तो समझ आया हाइजेनबर्ग? आ गया तो मेरे को थम्स अप कर दो, यस मैम लिख के भेज दो। दोबारा से बताना तो भी बता दीजिए। आई गेस अभी आ गया होगा कि वो एकदम टाइनीएस्ट पार्टिकल पे एप्लीकेबल होता है और एक ही मोमेंट पे मैं किसी भी पार्टिकल की वेलोसिटी और उसका पोजीशन एक साथ नहीं बता सकती, है ना? यस, वेरी गुड वेरी गुड। आपको बोहर मॉडल ऑफ एटम याद है कि बीच में मैम न्यूक्लियस से चारों ओर फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स थे, याद है? ऑर्बिट्स थे जिनकी फिक्स्ड एनर्जी थी, फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स थे, जहां पे फिक्स पोजीशन पे मैं बोल रही थी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, मैं बोल रही थी इनको मैंने क्या बोला था? इनको मैंने बोला था ऑर्बिट्स बोला था। हमने बोहर मॉडल यहां तक छोड़ा था कि बीच में न्यूक्लियस है, चारों ओर ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं। बट हाइजेनबर्ग प्रिंसिपल क्या कह रहा है? वो बोल रहा है कि यार आप बता ही नहीं सकते आपका इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है। अभी तो बताया कि आप बता ही नहीं सकते हो कि आपके इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन क्या है, क्योंकि आप जैसे ही देखोगे वो इलेक्ट्रॉन कहीं और चला जाएगा टकरा के, तो यू कैन नेवर टेल। तो ये जो फिक्स्ड ऑर्बिट्स का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये क्या हो गया? फेल हो गया बोहर का, कि हम बता ही नहीं सकते कि हमारा इसी ऑर्बिट में यहीं पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट, इट इज इम्पॉसिबल टू टेल। तो हाइजेनबर्ग यही बोलते हैं कि डेफिनेट, इट रूल्स आउट, ये रूल्स आउट कर देता है द एग्जिस्टेंस ऑफ डेफिनेट पाथ और ट्रैजेक्टरी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज स्टेटेड इन द बोहर्स मॉडल। तो मतलब ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट एकदम भाग गया बोहर मॉडल से। अब नया कॉन्सेप्ट आता है ऑर्बिटल्स का। अब हम उस कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। ऑर्बिट कॉन्सेप्ट कहाँ पे एप्लीकेबल है? बोहर तक। उसके बाद यहाँ पे ड्यू टू हाइजेनबर्ग ये प्रिंसिपल रूल आउट हो जाता है। समझ गए? द इफेक्ट ऑफ हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल इज सिग्निफिकेंट ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स एंड इज नेग्लिजिबल फॉर मैक्रोस्कोपिक। वही मैंने बोला, आपकी और मेरी, आप और मैं मैक्रोस्कोपिक बड़े ऑब्जेक्ट्स है, हम होते हैं मैक्रो। जो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको बोलते हैं माइक्रो, राइट? हम बड़े ऑब्जेक्ट से बच्चा, तो हमारी पोजीशन, मेरी पोजीशन आप बता सकते हो, मेरी वेलोसिटी भी बता सकते हो। एक कार की, एक ट्रक की वेलोसिटी तो आपने फिजिक्स में बहुत निकालनी सीख ली होगी अब तक, राइट? बट आप एक छोटे छोटे पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं ना, उनकी आप वेलोसिटी एंड पोजीशन साथ में नहीं बता सकते। तो केवल ये छोटे पार्टिकल्स पे एप्लीकेबल है, बड़े पार्टिकल्स पे नहीं है। अंडरस्टूड? ठीक है, यहाँ तक चीजें समझ आई? ये बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अगर चीजें समझ आती है ना तो इतनी आपको दुनिया की क्लैरिटी मिलती है, सच में बहुत अच्छा चैप्टर है। अब हम बात करते हैं क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो अब शुरुआत, अब घुस चुके हैं हम क्वांटम मॉडल। बोहर मॉडल फेल हो गया क्योंकि वो बोलता था कि फिक्स्ड पाथ में हमें इलेक्ट्रॉन मिलेगा, बट ऐसा हो ही नहीं सकता, हम इलेक्ट्रॉन की फिक्स पोजीशन बता ही नहीं सकते। तो अब आता है क्वांटम मॉडल। क्वांटम मॉडल बच्चा एक थ्योरेटिकल साइंस है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कोई प्रैक्टिकल नहीं देखा गया, ठीक है? प्रैक्टिकल केवल हमने आज तक एक ही एटम को देखा है, वो है हाइड्रोजन का।
सिर्फ हाइड्रोजन एटम आज तक हम देख पाए हैं बहुत अच्छी तरीके से, अगर बाकी देख लियो तो मेरी नॉलेज में तो नहीं है। अभी तक जितना मुझे पता है वो केवल हाइड्रोजन हम देख पाए हैं, बहुत मुश्किल है एटम्स को देखना। तो ये थ्योरेटिकल साइंस है, ठीक है, सिर्फ पेन एंड पेपर पे एग्जिस्ट करती है ये साइंस, अभी तक किसी ने देखी नहीं है। That deals with the study of motion of microscopic objects which have both particle and wave-like properties। ये चीज समझ आई? तो बच्चा क्वांटम मैकेनिकल मॉडल किस पे एप्लीकेबल होता है? जो केवल छोटी छोटी चीजें हैं, और वो छोटी छोटी चीजें अभी हमने बोला जिनकी दोनों तरीके की प्रॉपर्टीज हैं, वेव लाइक भी और पार्टिकल लाइक भी। आपकी और मेरी वेव तो कैंसिल आउट हो जाती है क्योंकि हमारे तो बहुत छोटी छोटी वेव्स है, ठीक है, तो हम तो देख भी नहीं सकते, मतलब उनको उसको कभी हम पता भी नहीं लगा सकते, इनट्रेसेबल है, बट हम पता लगा सकते वेव्स ऑफ दीज सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो इसीलिए ये बिहेव करते हैं एज बोथ पार्टिकल एंड वेव, सिर्फ उन्हीं पे क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है The fundamental equation of quantum mechanics was developed by Schrödinger। जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्वांटम मैकेनिकल इक्वेशन दी थी वो श्रोडिंजर थे। This equation describes a function called electron wave function, जिसको साई के नाम से जाना जाता है। इसका नाम होता है बच्चा साई। क्या होता है? साई, ठीक है। इन्होंने साई से क्या बताया था? इलेक्ट्रॉन की वेव को डिस्क्राइब किया था, ठीक है। नेक्स्ट है दिस वेव फंक्शन स्टोर्स all the information about the electron like energy, position and orbital। अब ये जो वेव फंक्शन है साई, इसमें सारी चीजें उन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन की वेव फंक्शन को डिस्क्राइब किया एक कांस्टेंट साई से, जो सब कुछ बताता है इलेक्ट्रॉन के बारे में, उसकी एनर्जी, उसकी पोजीशन, उसका ऑर्बिटल, सब कुछ, ठीक है। नेक्स्ट है as such it does not have any physical significance। बट अगर इसकी कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस की बात करें तो कुछ भी नहीं है, ठीक है। ये एक पूरी की पूरी इक्वेशन है बड़ी सारी, ठीक है। अभी तक मैंने यहाँ पे लिखी नहीं है, बट धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो मैं बताऊंगी आपको साई की वैल्यू क्या है। तो ये एक पूरी की पूरी इक्वेशन होती है मैथमेटिकल, ठीक है। अभी इकलौता साई क्या बताता है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं, एक पोजीशन बताती है, एक एनर्जी बताती है, एक ऑर्बिटल बताता है, तो ये मिलके बनी होती है इस प्रकार की इक्वेशन, ठीक है बच्चा। इस प्रकार की इक्वेशन ऐसे मिलके बनी होती है, राइट, 1 सेकेंड, है ना। तो बट इकलौते साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, इसको स्टार मार्क कर लो, ये इतनी बार क्वेश्चन पूछा गया ना, इज देयर एनी फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ साई, तो आंसर होगा नो फिजिकल सीक्वेंस। ये बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स का। नेक्स्ट है द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन अबाउट एन इलेक्ट्रॉन कैन बी एक्सट्रैक्टेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटम नंबर्स। अब हम क्या करते हैं, ये इक्वेशन तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हम इसके अंदर जाते नहीं, 11th 12th के कोर्स में नहीं जाते, इवन बैचलर्स के कोर्स में भी नहीं जाते, मोस्टली ये मास्टर्स के कोर्स में घुसते हैं क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ने के लिए, है ना। तो जितना हमें 11th 12th में पढ़ना है उतना ही पढ़ेंगे, हम घुसेंगे नहीं, बट हमें थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। ये बहुत डिफिकल्ट इक्वेशन है, इतनी इजी नहीं है समझनी, ठीक है। बट आप एक बात ध्यान में रखिए कि जो साई का कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता, ये पता होना चाहिए आपको। दूसरी चीज कि ये साई ये सारी चीजें स्टोर करके रखता है अपने अंदर, कि ये साई ही बताता है, ये वेव फंक्शन ही आपको बताता है एनर्जी, पोजीशन और ऑर्बिटल के बारे में। तो अब हम आम भाषा में अगर हमें पता करना है कि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन कहाँ पर है, तो हम पता करते हैं बच्चा क्वांटम नंबर से, ठीक है। तो अब हम क्वांटम नंबर्स पे घुसने से पहले थोड़ा और चीजें, प्रोबेबिलिटी, डेंसिटी के बारे में बात कर रहे थे। अब मैंने बोला था कि साई का तो कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, बट जैसे ही मैं साई का स्क्वायर कर दूंगी, साई मॉड स्क्वायर, राइट, मॉड का मतलब होता है कि वो सारी क्वांटिटी हो जाती है पॉजिटिव, कुछ नहीं होता। ये बेसिक मैथ्स है, जिसके पास मैथ्स है उसको पता होती है, जिनके पास मैथ्स नहीं उनको मॉडस प्रॉब्ली नहीं पता होगा। तो ये मॉडस साइन यूज होता है कि अंदर जो भी क्वांटिटी है वो पॉजिटिव हो जाए। तो साई का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। मैं एक और चीज बताती हूँ, साई क्या है, इस प्रकार की वेव है कि नहीं वेव। अब वेव में क्या होता है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। तो वेव में सारी वैल्यूज है, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज है।
बट जो साई स्क्वायर है, किसी भी चीज का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, राइट? तो बच्चे जो साई मॉड्यूलस स्क्वायर होता है वो आपको बताता है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन एट अ पॉइंट विद इन एन एटम। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि साई स्क्वायर क्या बताता है, तो साई स्क्वायर आपको बताता है कि इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कहाँ है मिलने की, वो कौन बताता है? साई स्क्वायर। बस इतनी थोड़ी थ्योरीज है, यहीं से क्वेश्चन आते हैं, इसके और अंदर डेप्थ में घुसने की जरूरत नहीं है। जहां घुसने की जरूरत है वहां आपकी मैम आपको घुसा देंगी, ठीक है? अब यहाँ पे आपका इंट्रोड्यूस होता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट क्या है मैं बता देती हूँ। जैसे कि अभी बोहर का हमने क्या किया था, बोहर में तो था मैम बीच में न्यूक्लियस है, चारों ओर मेरे ऑर्बिट्स बने हुए हैं, इनको क्या बोल रही थी मैं? फिक्स्ड एनर्जी के ऑर्बिट्स, राइट? बट हाइजेनबर्ग ने आके बोला कि फिक्स पोजीशन कुछ नहीं होती इलेक्ट्रॉन की। तो अब हम ये ऑर्बिट्स नहीं मानते, अब हम क्या मानते हैं कि बीच में मेरा न्यूक्लियस है, ठीक है? अब उसके चारों ओर क्या होगा? इलेक्ट्रॉन का ऐसे ना एक ऑर्बिटल होगा। क्या होगा? ऑर्बिटल। ऑर्बिटल होता है बच्चा 3D स्ट्रक्चर। क्या होता है? 3D शेप होती है, मतलब जैसे कि बहुत अलग अलग शेप के ऑर्बिटल है, जरूरी नहीं है तो स्फेरिकल बना दिया। अब आप देखेंगे और भी अलग तरीके के ऑर्बिटल है, जैसे डम्बल शेप है, डबल डम्बल शेप है, अलग अलग तरीके के ऑर्बिटल्स है, बट वो क्या है? 3D शेप। ये ऑर्बिटल तो 2D हो गया। 2D कैसे? जैसे कि आपका प्लैनेट सिस्टम होता है, प्लैनेटरी सिस्टम होता है, बीच में सन है, चारों ओर आपकी धरती और सारे प्लैनेट्स घूम रहे हैं, राइट? बट जो ऑर्बिटल होता है उसमें क्या होता है? पूरा जैसे बीच में आपकी बॉल रखी हुई न्यूक्लियस की, एक पूरा स्फीयर है, उस पूरे स्फीयर में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन हो सकता है आपका। वो पूरा का पूरा ऑर्बिटल एक 3D शेप, स्फेरिकल या जो भी शेप होगी, डम्बल शेप है तो वो पूरी डम्बल शेप में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। एक कोई फिक्स जगह नहीं है कि यहीं मिलेगा, इसी में मिलेगा, बट एक ऑर्बिटल है, 3D ऑर्बिटल है, वहां पे मिलेगा। धीरे धीरे करके मैं आपको दिखाऊंगी तो आपको और समझ आएगा। इतनी चीजें पता चली बच्चा, जो भी आप सुन रहे हैं मेरे से आप क्वेश्चंस पूछते रहिए। मैम लास्ट पॉइंट रिपीट कर दीजिए बेटा, कौन सा लास्ट पॉइंट? तेजांशु, हेलो हर्षित, हेलो हर्षित बेटा, विच टॉपिक यू वांट मी टू रिपीट? विच टॉपिक? हर्षित एंड तेजांशु, जल्दी से बताइए, जल्दी से बताइए कौन सा टॉपिक आप चाहते हैं मैं रिपीट करूं? ये वाला टॉपिक प्रोबेबिलिटी, क्वांटम नंबर समझ आया आपको? क्वांटम नंबर्स बोल रहे हैं, हाँ जी। क्वांटम नंबर्स के बारे में अब हम शुरू हो गए क्वांटम मैकेनिकल मॉडल के बारे में बात करना। मैंने बोला कि बोहर का मॉडल हो जाता है फेल, क्योंकि वो बोलता है इलेक्ट्रॉन आपके फिक्स्ड ऑर्बिट में मिलते हैं। बट हाइजेनबर्ग आके बोलते हैं इतनी छोटी चीज का फिक्स पोजीशन आप बता ही नहीं सकते, आपका मॉडल फेल मॉडल हो गया। तो नया मॉडल आया क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल पहली बात ये क्लियर कर रही है, पहली लाइन, कि ये बच्चा केवल उन पे एप्लीकेबल है जो बोथ एज अ पार्टिकल एंड एज अ वेव बिहेव करते हैं। ऐसी चीजें, ऐसी छोटी चीजें जिनका वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होता है, उन पे आपका क्वांटम मैकेनिकल मॉडल एप्लीकेबल है। पहली चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है? इसकी जो इक्वेशन थी वो श्रोडिंगर ने दी थी। इक्वेशन क्या है अभी हम उस पर नहीं घुस रहे, अभी हम बेसिक थ्योरी करें, इक्वेशन में घुसेंगे, वेट करो, ठीक है? नेक्स्ट है आपका, अब जो इक्वेशन दी थी ना इन्होंने, श्रोडिंगर ने, इन्होंने ना ये इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन है, तो वेव को इन्होंने एक चीज से डिस्क्राइब किया जिसको बोला साई। साई को ही बोलते हैं हम इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन। क्या बोलते हैं? दिस इज द इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये इलेक्ट्रॉन का जो वेव फंक्शन होता है ना, ये इतनी यहाँ पे ना इक्वल्स टू एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आपकी एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन भी है, और किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, और एक्स्ट्रा जो भी चीजें आपको चाहिए वो सारी यहाँ होती है। इसकी काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी सारी यहाँ पे मौजूद होती है। बट एज सच मैं बोलूं कि साई का सिग्निफिकेंस क्या है? कोई सिग्निफिकेंस नहीं है साई का, केवल ये वेव फंक्शन बताता है आपके इलेक्ट्रॉन का, ठीक है? अब कोई सिग्निफिकेंस है किसी भी चीज का अगर यहाँ पे देखा जाए तो वो किसका है? साई स्क्वायर का। वो आपको बताता है द प्रोबेबिलिटी। अब एक बात आपने दिमाग में एकदम घुसा लीजिए कि आप इलेक्ट्रॉन की कभी भी एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता सकते, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो कि शायद इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता है, ठीक है? प्रोबेबिलिटी मतलब या तो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है या लोएस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी तो आपको पता ही है ना कैसे चलती है,
कि मेरे को ज्यादातर लगता है कि इलेक्ट्रॉन मेरे इस ऑर्बिटल के अंदर मिलेगा, किस ऑर्बिटल के पास मिलेगा, मतलब आप केवल इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी बता सकते हो, एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि यही होगा। कि आपकी जैसे आप कहीं मार्केट गए, आप है ना घर पे नहीं हो, सपोज आप घर पे नहीं हो तो आपकी मम्मी को लगेगा, और आप किसी को बता के नहीं गए आप कहाँ गए हो, तो आपकी मम्मी को लगेगा कि यार मेरा बच्चा तो या तो अपने दोस्त के घर पढ़ने जाता है या फिर आपका कोई फेवरेट रेस्टोरेंट होगा वहां जाता है। तो यही दो प्रोबेबिलिटीज है, बट अभी मेरे को समय देख के लग रहा है कि वो ज्यादातर अभी अपने दोस्त के घर पढ़ने गया होगा। तो प्रोबेबिलिटी बताई ना आपकी, एग्जैक्ट पोजीशन तो आपकी मम्मी को नहीं पता, वैसे ही हमें भी इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट पोजीशन हमें प्रोबेबिलिटी पता है कि ज्यादातर यही होना चाहिए। ठीक है, ये चीज अब अपने दिमाग में आप रख लीजिए। यहां तक समझ आया। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस होता है क्वांटम में। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में आपका ऑर्बिटल का, अभी तक ऑर्बिट थे, बोहर के ऑर्बिट थे कि ऐसा ऑर्बिट है वहां पे इलेक्ट्रॉन होगा, हमने बोला ऐसा होता ही नहीं है। अब ऑर्बिटल क्या है, एक 3D स्ट्रक्चर है, जैसे कि एक 3D स्फीयर मान लीजिए, फॉर एग्जाम्पल मान लो अभी 3D स्फीयर, वहां उस 3D स्फीयर में इलेक्ट्रॉन कहीं भी हो सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी है, बट वो उसी 3D स्फीयर के अंदर अंदर होगा। समझ गए? तो अब हम ऑर्बिटल के कॉन्सेप्ट्स पे बात करेंगे। यहाँ तक समझ आया तेजांशु एंड हर्षित? बेटा अभी भी कोई डाउट है तो आप मैम से पूछिए, आपकी मैम सही करेगी। मुझे 1-2 मिनट का लैग हो जाता है चार्ट्स पढ़ने में, ठीक है, तो वो थोड़ा सा मैं माफी चाहूंगी, मैं चाहती हूँ कि मैं एक साथ पढ़ती रहूं। ठीक है, समझ गए? यस नो लिख दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। अब नेक्स्ट चीज है क्वांटम नंबर्स। समझ गए सभी बच्चे? यस नो लिख दीजिए प्लीज। चलिए, हाँ जी, अब हम क्वांटम नंबर्स के बारे में बात करते हैं। क्वांटम नंबर क्या है, मैं आपको इसको एकदम इजी तरीका बताती हूँ। इजी तरीका क्या है क्वांटम नंबर समझने का? आपकी पोजीशन या मेरी पोजीशन बताने के लिए मेरे को 3 कोऑर्डिनेट सिस्टम की जरूरत है। ये तो बचपन से पढ़ा 9th-10th में। कोई भी 3D ऑब्जेक्ट है, 3D ऑब्जेक्ट चाहे मैं ये पेन मान लूं, ये पेन की पोजीशन बताने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा? 3 एक्सिस, एक एक्स एक्सिस, मतलब एक्स ये लेते हैं, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, राइट? तो किसी भी 3D ऑब्जेक्ट की पोजीशन बताने के लिए मुझे 3 एक्सिस की जरूरत पड़ती है, और पूरी मैं पोजीशन उसकी बता देती हूँ। सिमिलरली जब आपको पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बतानी है तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, ये बेस्ट तरीका है समझने का कि किसी भी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन बताने के लिए आपको 4 क्वांटम नंबर्स की जरूरत होती है। कितने? 4 क्वांटम नंबर्स, वो एग्जैक्ट आपको पूरी इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन दे देते हैं। जैसे यहाँ पे मेरे 3 कोऑर्डिनेट्स में मेरी इंफॉर्मेशन दे दी, वैसे ये 4 क्वांटम नंबर्स होंगे जो आपकी इलेक्ट्रॉन की पोजीशन के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको दे देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? दे मे बी डिफाइंड एज 4 नंबर्स विद द हेल्प ऑफ विच वी कैन गेट कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स। ये 4 क्वांटम नंबर्स इलेक्ट्रॉन्स के बारे में सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। सिर्फ लोकेशन ही नहीं, लोकेशन, एनर्जी, द टाइप ऑफ ऑर्बिटल ऑक्यूपाइड, शेप, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, एवरीथिंग, सारी इंफॉर्मेशन एक इलेक्ट्रॉन के बारे में इन 4 क्वांटम नंबर्स में समाई होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज द 3 क्वांटम नंबर्स आर कॉल्ड एज, जो पहले 3 है, पहला होता है प्रिंसिपल, नेक्स्ट होता है एजीमुथल, फिर होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, फिर होता है, और ये जो 3 क्वांटम नंबर्स है ये हमने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से डिराइव किए हैं। जो अभी मैंने बताया था ना, द फर्स्ट साइंटिस्ट जिन्होंने श्रोडिंजर वेव इक्वेशन दी थी वो थे श्रोडिंजर, राइट? हेलो आर्यन दुबे, वेलकम टू द क्लास, वेलकम टू द क्लास। यस महवीश, आप एक डॉट लिख के भेजिए, यस नो लिख के भेजेंगे कि मैम नहीं आया समझ तो आपकी मैम फिर से समझा देगी। बिल्कुल शर्माना नहीं है, अगर मेरा बच्चा यहाँ लर्न करने आया है तो आपकी मैम आपको पूरी आपको करवाएंगी तैयारी, राइट? चले नेक्स्ट है बच्चा, द 4th क्वांटम नंबर दैट इज अ स्पिन क्वांटम नंबर वाज प्रपोज्ड लेटर ऑन। जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो बाद में प्रपोज किया गया था, वो श्रोडिंजर वेव इक्वेशन से डिराइव्ड नहीं था। अंडरस्टूड? चलिए आगे, चलिए। अब देखिए, मैंने आपको पहली क्लास में, जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको पता होगी कि बच्चा मैंने आपको पहले क्लास में क्या पढ़ाया था? मैंने आपको बताया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में, याद है?
दिस इज द हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। इसके बारे में मैंने बताया था कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या है, हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम है। कौन सा स्पेक्ट्रम है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, दिस इज माय हाइड्रोजन एमिशन स्पेक्ट्रम राइट। जो मेरे पुराने बच्चे हैं उनको ये बहुत अच्छे से आना चाहिए। मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि हाइड्रोजन जब एमिट करता है रेडिएशन तो उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। दिखाई दे रहा है ये लाइन स्पेक्ट्रम, और ये लाइंस हमने डिवाइड करी थी लेमन, बामर, पास्टन, ब्रैकेट, पीफन में डिवाइड करी थी राइट। अब मैंने बोला था लेमन अल्ट्रावायलेंट रीजन में आती है, बामर आपकी विजिबल रीजन में आती है, पास्टन आपकी नियर इंफ्रारेड है, और बाकी के दोनों फार इंफ्रारेड रीजन्स में आते हैं राइट। अब ये जो आपकी हाइड्रोजन की स्पेक्ट्रम है बच्चा, एटॉमिक स्पेक्ट्रा, इसने भी बहुत कुछ क्वांटम नंबर्स की तरफ आपका क्या किया है, कंट्रीब्यूट किया है। ये जो आपको लाइंस दिख रही है, लाइंस नीचे आती हुई, तो ये जो प्रिंसिपल लाइंस है बच्चा, ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बताती हैं, जिनको मैं n से रिप्रेजेंट करती हूँ। n इज योर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में ये लाइंस बताती है, ठीक है। उसके बाद जब ये लाइंस की और मैं फाइन स्प्लिटिंग देखूंगी, अगर मैं इसको और जूम करती हूँ ना तो मुझे पता चलेगा, यहाँ नहीं पता चल रहा बट और जूम करने पे मुझे पता चलता है कि इनकी और फाइन स्प्लिटिंग होती है। फाइन स्प्लिटिंग याद है, मैंने बताया था 2 या 3 लेक्चर्स पहले बताई थी फाइन स्प्लिटिंग होती है। तो ये जो फाइन स्प्लिटिंग है ये मुझे क्या बताती है, ये मुझे SL अजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताती है, ठीक है। फिर तीसरी चीज है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। जब मैं इसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा को मैग्नेटिक फील्ड में डाल देती हूं तो ये लाइंस और स्प्लिट हो जाती हैं, तब मेरे को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मिलता है। तो ये 3 क्वांटम नंबर्स मुझे हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा से भी पता चलते हैं, याद रखना ये चीज, ठीक है। आज मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है ये। अब आपको थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही होगी क्योंकि आपके लिए सारी नई टर्म्स हैं, तो मैं एक एक करके आपको, मैम इसके बाद हम यही चैप्टर क्लासिफिकेशन उठाए, हाँ जी बच्चा, इसके बाद हम पीरियोडिसिटी वाला चैप्टर्स करेंगे, एब्सोल्यूटली क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी करेंगे महवीश, ठीक है। ओके महवीश, चलिए तो ये चैप्टर या तो हम नेक्स्ट क्लास या नेक्स्ट टू नेक्स्ट से, आज देखते हैं कितना कवर हो पाता है। आज नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है, क्योंकि मुझे ऑर्बिटल्स की शेप दिखानी है आपको 3D में, बहुत मजे आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ऑर्बिटल्स की 3D शेप दिखाऊंगी, ठीक है। तब उसके बाद से क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद पहला क्वांटम नंबर इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को बच्चा शेल के नाम से भी जानते हैं। शेल, ये क्या बताता है, शेल के बारे में बताता है, इसका सिंबल होता है N। This number helps to explain the main lines of the spectrum on the basis of electronic jumps between the shells। ये क्या बताता है, मेन लाइंस ऑफ द स्पेक्ट्रम। कौन सी मेन लाइंस, ये दिखाई दे रही है, ये जो मेन लाइंस आ रही है ये आपको क्या बताती है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में। अब मैं दोबारा से आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ। ये क्या था, बीच में मेरा न्यूक्लियस है, उसके चारों ओर क्या है मेरा, इस प्रकार से क्या है मेरा सारा एटम है कि नहीं। अब बच्चा इस एटम में क्या होगा, मैंने क्या बोला था, जब आपका इलेक्ट्रॉन है ना इस प्रकार से है, अब इलेक्ट्रॉन जब यहां से इस शेल में जाएगा तो क्या बनाएगा, एक तरीके की लाइन बनाएगा। अब सिमिलरली जब मेरा इलेक्ट्रॉन यहां से इस शेल में जाएगा तब क्या करेगा, एक तरीके की लाइन बनाएगा। तो ये तरीके की लाइंस हैं आपकी सारी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, ठीक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या बताता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स के हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी में जंप्स होते हैं तो डिफरेंट तरीके की हमें स्पेक्ट्रल लाइंस महसूस होती हैं। अब ये जो लाइंस है, मेन लाइंस, ये मुझे प्रिंसिपल शेल के बारे में बताती है, मतलब कौन से शेल में मेरा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अब हमारे पास एटम के पास बहुत सारे शेल्स हो सकते हैं, जैसे कि ये एक शेल है, ठीक है, ये हो गया मेरा दूसरा शेल, फिर ये हो गया मेरा थर्ड शेल, राइट। इस प्रकार से बहुत सारे शेल्स हो सकते हैं। तो शेल्स हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें मेन शेल, प्रिंसिपल शेल के बारे में बताता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, थर्ड शेल में, सेकंड शेल में, फर्स्ट शेल में। समझ आ गया इलेक्ट्रॉन कहाँ पे है, कौन से शेल में है। नेक्स्ट है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में और चीजें जानते हैं।
It gives the average distance of the electron from the nucleus. देता ये, अगर फर्स्ट शेल में तो मुझे डिस्टेंस पता चलेगा, सेकेंड शेल में है तो भी डिस्टेंस पता चलेगा, थर्ड शेल में तो भी, तो ये डिस्टेंस बता रहा है ना फ्रॉम द न्यूक्लियस से, तो बेसिक सी बात है कि एवरेज डिस्टेंस बताता है ऑफ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द न्यूक्लियस, और जितना ज्यादा n होगा उतना ही लार्जर डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से, बेसिक सी चीज है। नेक्स्ट है इट कंप्लीटली डिटरमाइंस द एनर्जी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्या करता है, पूरी एनर्जी कंप्लीटली डिटरमाइंस द एनर्जी इन हाइड्रोजन एटम और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज। क्या करता है बच्चा, कंप्लीटली डिटरमाइन करता है एनर्जी। अब आपकी इलेक्ट्रॉन की कोई ना कोई एनर्जी तो होगी, राइट, फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में क्या क्या एनर्जीज हैं। तो बच्चा एक चीज मैं बता दूं, जैसे जो वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती है, फिर से मैं इसी में आ गई, वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कौन कौन सी हैं, एक तो मेरा हाइड्रोजन एटम है कि नहीं, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सिमिलरली बच्चा हीलियम प्लस, हीलियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं, फिर से वो क्या बन जाता है, वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सिमिलरली लिथियम से दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं तो वो बन जाता है वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। सिमिलरली बेरिलियम से तीन इलेक्ट्रॉन्स निकाल दूं तो बन जाता है वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। ये आपको याद होनी चाहिए, आपको पीरियोडिक नंबर्स, आपको जो नंबर्स हैं वो याद होने चाहिए ये चीजें डिटरमाइन करने के लिए। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, हीलियम का 2 है, लिथियम का 3 है, बेरिलियम का 4 है। 4 एटॉमिक नंबर का मतलब है 4 इलेक्ट्रॉन्स होना, 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए, 3 प्लस मतलब 3 इलेक्ट्रॉन्स निकाल दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज रह गई। तो मैं ये बोल रही हूँ कि बच्चा जो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होती हैं, सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की बात कर रही हूँ, उसकी एग्जैक्ट एनर्जी हम केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख के बता सकते हैं। बट जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन की स्पीशीज हो गई ना, तब आप केवल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर देख के उसकी एनर्जी नहीं बता सकते, ओनली हाइड्रोजन की बता सकते हैं। The energy of hydrogen atom or hydrogen like species मतलब one electron system depends only on the value of n। मतलब उनकी एनर्जी का ऑर्डर क्या होता है, पहली में सबसे कम एनर्जी, जैसे से दूर जाते जाओगे एनर्जी आपकी बढ़ती जाती है, दिखाई दे रही है। फिफ्थ ऑर्बिटल की या फिफ्थ प्रिंसिपल शेल में जो इलेक्ट्रॉन होगा उसकी सबसे ज्यादा एनर्जी होगी, जो जितना न्यूक्लियस के पास है उसकी उतनी ही कम एनर्जी होगी, ठीक है। बट फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन, मल्टी मतलब 2 भी हो सकता है, ये सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन पे है, जैसे ही 2 या 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तब जो एनर्जी है वो प्रिंसिपल और एजीमुथल दोनों क्वांटम नंबर्स पे डिपेंड करती है, समझ गए। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन शेल, शेल है ना, कितने होते हैं 2n², बहुत ज्यादा जरूरी है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एनी शेल इज 2n², मतलब फर्स्ट शेल में है तो 2, सेकेंड शेल में तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 2 जा 8। सिमिलरली आप इसी प्रकार से हर शेल के मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हो, किस शेल में कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। आई होप प्रिंसिपल क्वांटम नंबर आपको बहुत अच्छे से समझ आया। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या बताता है, वो बताता है किस शेल में आपका इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, राइट और वही आपको क्या बताता है, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस के बारे में बता रहा है। और अगर वो एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, हीलियम प्लस हो गया, लिथियम 2 प्लस, बेरिलियम 3 प्लस, जिनके पास सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, उनकी एग्जैक्ट एनर्जी भी बता देता है। कैसे कि जितना ज्यादा प्रिंसिपल शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा, जितना जो प्रिंसिपल शेल में इलेक्ट्रॉन होगा उतनी ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, यहाँ पे हो गया। बट जैसे मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज आ जाती है, मतलब जिसमें एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं, वहां पे आपका एजीमुथल को भी ऐड करना पड़ता है एनर्जी बता। वहां पे केवल प्रिंसिपल शेल से हम एनर्जी नहीं बता सकते, सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की बता सकते हैं। यहाँ तक चीजें सभी को क्लियर है? क्लियर क्लियर, वेरी गुड, लेट अस मूव फॉरवर्ड। चलिए नेक्स्ट है एजीमुथल क्वांटम नंबर। पहला प्रिंसिपल समझ आया, एजीमुथल क्वांटम नंबर को ही हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और सब्सिडरी क्वांटम नंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब यहाँ क्या है, विद इन द सेम शेल देर आर नंबर ऑफ सब शेल्स। अभी मैंने क्या बोला था कि जब मैं इस प्रकार का एटम बनाती हूँ, ये फर्स्ट शेल बोला, ये सेकंड शेल बोला, ये थर्ड शेल बोला, शेल्स बोल रही हूँ, तो ये बोल रहा है कि जो शेल्स हैं बच्चा, शेल के अंदर सब शेल्स प्रेजेंट है। इन द सेम शेल देर आर नंबर ऑफ सब शेल्स, so number of electronic jumps increases
एंड दिस एक्सप्लेन्स द प्रेजेंस ऑफ फाइन लाइंस इन द स्पेक्ट्रम। अब देखो मैंने क्या बोल रही हूँ, मैंने आपको पहले तो बोला था कि केवल शेल है, तो एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ जा रहा है या फिर एक इलेक्ट्रॉन कूद के यहाँ जा रहा है। अभी तक इतनी बात हुई थी हमारी, इतनी बात हुई थी ना, या तो ये हो सकता है ये। अब हमें क्या पता चल रहा है कि यार जो शेल है ना, ये फर्स्ट शेल हो गया फॉर एग्जाम्पल, इसके अंदर सब शेल भी है कि एक छोटा सा शेल इसके अंदर है। सिमिलरली मैं एक और शेल बनाती हूँ, सेकेंड शेल। सेकेंड शेल में आपके दो सब शेल्स और हैं, एक सब शेल ये रहा, ठीक है, और फिर सिमिलरली एक और सब शेल है आपके पास इस प्रकार से। मैंने अच्छे से नहीं बनाया बट यू कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो ये क्या बोल रहा है, शेल के अंदर सब शेल्स हैं, ठीक है। अब जैसे कि अब क्या होगा, सब शेल आने के बाद इलेक्ट्रॉनिक जंप्स बढ़ जाएंगी। कैसे बढ़ेंगी, अब इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है बच्चा, अब मेरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ से है ना जा सकता है। सिमिलरली अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, या फिर यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, यहाँ भी जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली क्या कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ जा सकता है, यहाँ से यहाँ भी जा सकता है। तो कितनी सारी जंप्स हो गई, केवल दो शेल्स में इतनी प्रकार की जंप्स मौजूद है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि मैंने क्या बोला था, फिर से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा में चलो, मैंने बोला था कि जब मैं इसको और जूम करती हूँ तो मुझे यहाँ फाइन लाइंस दिखती है। ये फाइन लाइंस बताती हैं कि जो जंप्स हैं वो एक्चुअली ये मेन लाइन से ज्यादा है। ये फाइन लाइंस हो रही है, बता रही है कि जो सब शेल के जंप्स है ना वो ये फाइन लाइंस बताती है। इसीलिए मैंने बोला ये आपको एजीमुथल क्वांटम नंबर के बारे में बताती है, ठीक है, जो यहाँ पे मेंशन नहीं है। ये चीज समझ आई कि ये एजीमुथल क्वांटम नंबर बोलता है कि आपके शेल के अंदर सब शेल प्रेजेंट है, जिसकी वजह से आपकी इलेक्ट्रॉनिक जंप्स इंक्रीज हो जाती है। हो गई। नेक्स्ट क्या है, दिस क्वांटम नंबर टेल्स अबाउट द नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन, हमने बता दिया। नेक्स्ट है, यही आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सब शेल। एजीमुथल आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये बताते हैं आपको शेप्स ऑफ द वेरियस सब शेल्स प्रेजेंट इन द सेम शेल। ये आपको शेप ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में बताता है। ऑर्बिटल की बात करिए ना, कि वो जो मैं शेल बोल रही हूँ आपको, वो शेल एग्जैक्टली कोई मौजूद नहीं है, एक ऑर्बिटल के फॉर्म में है। तो जो आपका एजीमुथल होता है वो उस सब शेल की शेप के बारे में भी बताता है। क्या बताता, ठीक है, ओके वैभव, क्या बताता है, उसकी शेप के बारे में भी बताता है, राइट। अब जैसे कि हम बात करते हैं एक एक करके, अब वैल्यू ऑफ एल की कोई वैल्यू, अब मैं एक और चीज बता देती हूँ, मैंने एन की वैल्यूज नहीं बताई आपको, मैं भूल गई, यहाँ पे लिख देते हैं बेटा। एन जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, इसकी वैल्यू होती है या तो 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ऐसे होल नंबर होगी, 0 से स्टार्ट नहीं होती, 1 से स्टार्ट होती है। फर्स्ट शेल, सेकंड शेल, थर्ड शेल, फोर्थ शेल एंड इनफाइनाइट शेल्स तक हो सकते हैं। कोई डेसिमल वैल्यू नहीं आएगी, सिर्फ 1 से स्टार्ट होके मतलब होल नंबर्स के फॉर्म में चलेगी। अब सब शेल की बात करते हैं, जिसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। वो शुरू होती है बच्चा 0 से, उसकी क्वांटिटी होती है 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। जो हमारे मतलब के हैं वो सारे यहाँ लिखे हुए हैं। जो 0 सब शेल होता है उसका नेम दे रखा है एस। क्या दे रखा है, एस। 0 सब शेल को बोलते हैं एस सब शेल। 1 जो है उसको बोलते हैं पी, 2 को बोलते हैं डी, 3 को बोलते हैं एफ, 4 को बोलते हैं जी एंड 5 को बोलते हैं एच, ठीक है। ये है आपके सब शेल्स। अब द नोटेशंस ऑफ एसपीटीएफ रिप्रेजेंट्स द इनिशियल लेटर्स ऑफ द वर्ड शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज एंड फंडामेंटल। तो आप बेसिक याद कर सकते हो कि ये शॉर्ट फॉर्म्स है ऑफ दीज वर्ड्स। इन कंटिन्यूएशन L is equals to 4 is called G subshell, L is equals to 5 is called H subshell and so on, ठीक है। तो ये हमारे सबशेल्स की बात हुई। नेक्स्ट में चलते हैं। अब किस शेल में कितने सब शेल होंगे, सब शेल का बता दिया मैंने, बताया सब शेल का नंबर स्टार्ट होता है 0 से, 0 1 2 3 4। 0 को बोलते हैं S, 1 को बोलते हैं P, D होता है 2 होता है आपका D, 3 होता है आपका F सब शेल। समझ गए। अब बात करते हैं कि मैम किस शेल में कितने सब शेल्स हो सकते हैं। तो रिलेटिव एनर्जीज भी यहाँ पे लिखी हुई है। Relative energies of various subshells, values of L varies from 0 to n-1, very very important। इसका क्या मतलब है कि अगर मेरा n is equals to 1 है, यहाँ पे लिखा है, हाँ ये लिखा है फर्स्ट शेल का मतलब क्या है, n is equals to 1।
n इज इक्वल्स टू 1 में केवल एक सब शेल है, फर्स्ट शेल में 1 सब शेल है जिसके l की वैल्यू 0 है, कौन सा है, केवल s। सेकेंड शेल मतलब n इज इक्वल्स टू 2 में दो तरीके के सब शेल्स है विच इज s एंड p, 0 एंड 1, कौन से हैं, s एंड p। थर्ड सब शेल विच इज n इज इक्वल्स टू 3 में तीन सब शेल्स है, l की वैल्यू है 0 1 2 विच इज s p d। सिमिलरली फोर्थ सब शेल जहां पे n की वैल्यू बच्चा 4 है, वहां पे चार सब शेल्स है s p d f, समझ गए, वहां पे इतने सारे सब शेल, मतलब फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल होगा s, सेकेंड शेल में दो सब शेल्स होंगे s एंड p, थर्ड शेल में तीन सब शेल्स है s p d, फोर्थ शेल में चार सब शेल्स हैं s p d f। इस प्रकार से, इससे ज्यादा पूछते नहीं है बट इसी अकॉर्डिंग आपका चलेगा आगे। फिर फोर्थ फिफ्थ शेल होगा तो क्या होगा, l इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 हो जाएगा, वहां पे भी 5 सब शेल्स होंगे। तो ये बेसिक यहाँ पे ऐसे मैथमेटिक्स चलती है, ठीक है। लेट मी सी किसी का कोई क्वेश्चन है, नॉट एज ऑफ नाउ। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है बच्चा आपके पास ये रहा, द नंबर ऑफ सब शेल्स प्रेजेंट इन एनी प्रिंसिपल शेल इज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रिंसिपल शेल। अभी देखा कि कितने सब शेल किसी शेल में है, जो शेल का नंबर है राइट। फर्स्ट शेल में एक ही सब शेल है, सेकेंड में दो है, वही ये बात बोल रहा है। अब एनर्जीज क्या क्या इनकी, बच्चा एनर्जी देखो S सब शेल की सबसे कम है, फिर P, फिर D, फिर F। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एनर्जी इस ऑर्डर में इंक्रीज होती है, ठीक है। अब मैंने बोला कि यही आपको अजीमुथल ही आपको एंगुलर मोमेंटम के बारे में बताता है। कैसे बताता है, ये इसका फॉर्मूला होता है h/2π अंडर रूट l प्लस 1। l क्या है आपका अजीमुथल क्वांटम नंबर। अब तो अजीमुथल पता ही आपको 0 1 2 3 पता ही है, तो वही अजीमुथल क्वांटम नंबर यहाँ पे लिखना है। अब बच्चा जो h/2π है ना, ये मैथमेटिक्स में इतना यूज होता है, इतना कॉमन है कि इसको अपना खुद का ही एक सिंबल दे दिया विच इज h क्रॉस, ठीक है। h क्रॉस का मतलब होता है h/2π, ये बहुत फेमस है। h/2π का मतलब होता है h क्रॉस, तो यहाँ पे h/2π की जगह h क्रॉस लिखा है, बट इट वन इन द सेम थिंग, वन इन द सेम थिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलिए। अब आते हैं आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, कौन सा है, मैग्नेटिक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं m से, ठीक है। अब ये क्या बताते हैं, मैंने आपको बताया कि जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की स्ट्रेट लाइंस थी वो तो प्रिंसिपल शेल के बारे में बता रही थी। अब जो उनकी फाइन लाइंस हो गई थी और जूम करके देखते हैं तो वो मुझे अजीमुथल के बारे में बता रही थी, सब शेल्स के बारे में। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैसे पता चला, जब मैंने उसी हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया तब मुझे क्या पता चला, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। उसकी लाइंस और स्प्लिट हो गई तो मुझे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर पता चला। दिस क्वांटम नंबर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्लेन द फैक्ट जब when the source producing line spectrum is placed in magnetic field, वही वो जो लाइन स्पेक्ट्रम को जब मैंने मैग्नेटिक फील्ड में रखा था तब वो लाइंस और स्प्लिट हो गई थी, जिसको हम बोलते हैं ज़ीमैन इफेक्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ज़ीमैन इफेक्ट क्या होता है, जब मैंने वो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को मैग्नेटिक फील्ड में डाला तो देखा कि लाइंस और स्प्लिट हो गई, जिसको मैं बोलती हूँ ज़ीमैन इफेक्ट। और यही स्प्लिटिंग ऑफ लाइन को एक्सप्लेन करने के लिए हम लाते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है। उसके बाद है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बाहर से मैग्नेटिक फील्ड डाली थी, उसके इन्फ्लुएंस में इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अ सबशेल can orient themselves in a certain preferred region of space around the nucleus called orbitals, ठीक है। The magnetic quantum number must be determined the number of preferred orientations of the electrons present in a subshell. Since each orientation corresponds to an orbital, this magnetic quantum number determines the number of orbitals present in the subshell. अब मैं आपको ये पढ़ लिया आपने, ये आप घर जाके अपनी थ्योरी के लिए पढ़ लेना, मैं आपको दोबारा से पीछे लेके जा रही हूँ सब शेल्स के बारे में। मैंने सब शेल में यहाँ पे एक लाइन लिखी थी, कहाँ गई वो लाइन, कि ये शेप ऑफ वेरियस सब शेल बताता है, दिखाई दे रहा है शेप्स ऑफ सब शेल्स। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रही हूँ, ये बताता है कि मेरी S की जो शेप है वो स्फेरिकल है, ये बताता है। ये मुझे बताता है कि जो P ऑर्बिटल की, जो P सब शेल की शेप है वो डम्बल शेप है, ये बताता है। ये मुझे बताता है कि जो मैम D ऑर्बिटल की शेप है वो डबल डम्बल शेप है, इस प्रकार से होगी डबल डम्बल शेप, इस प्रकार से बताता है। तो ये मुझे शेप बताता है, बट ये शेप
कैसे ओरिएंट है। अब जैसे ये तो मैंने इस प्रकार से शेप बना दी, ये ऐसे भी तो हो सकती थी, ये ऐसे भी शेप हो सकती थी, है ना, और ये मतलब ये ऐसी लेटी हुई भी शेप हो सकती थी। इसका ओरिएंटेशन क्या है ये मुझे नहीं पता। यहाँ पे आके जो मेरा एजीमुथल है ये केवल मुझे ऑर्बिटल की शेप बताता है कि इस शेप का होगा। अब वो अरेंज्ड कैसे है एक्सिस पे, वो मुझे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर बताता है। मैग्नेटिक बताता है मुझे उसकी ओरिएंटेशन। क्या बताता है? ओरिएंटेशन। और मुझे ये एक और चीज बताता है नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में। मुझे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ने बताया नंबर ऑफ शेल्स के बारे में। नंबर ऑफ शेल्स के बाद एजीमुथल ने बताया कि नंबर ऑफ शेल्स में कितने सब शेल्स हैं। एस पी डी एफ आर द सब शेल्स। उसी के साथ उसने मुझे शेप भी बताया। नेक्स्ट है आपका क्या? नेक्स्ट आया था आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने आपको उस शेप की ओरिएंटेशन के बारे में बताया एंड इवन द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स। जैसे कि एस सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, 1 ऑर्बिटल। पी सब शेल में आपके 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, 1 2 3। डी सब शेल में आपके होते हैं 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल्स। सिमिलरली एफ सब शेल में होते हैं 7, 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्बिटल्स। ये क्या बनाई है मैंने? ऑर्बिटल्स बनाए हैं। जो सब शेल हैं उनके अंदर प्रेजेंट है ऑर्बिटल्स। याद रखना, इस प्रकार से ऑर्बिटल्स बनाते हैं जहां पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। ये समझ गए बात। नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स के बारे में बताया मुझे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर में, और उन्हीं के ओरिएंटेशन, यहाँ पे एक वर्ड है प्रेफर्ड ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये भी मुझे किसने बताया? ये भी मुझे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने बताई। दोनों बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं और इस पे क्वेश्चंस आए। अभी इसी साल क्वेश्चन आया था कि आपका जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो क्या चीज रिप्रेजेंट करता है। तो देखो ये बेसिक थ्योरी में से क्वेश्चंस आते हैं, तो जो मैं पढ़ा रही हूँ अभी वो सारी चीजें बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए नेक्स्ट, वैल्यू ऑफ एम। एम की क्या वैल्यू? एन की वैल्यू पता है 1 2 3 4 होती है। एल की वैल्यू बताई थी 0 1 2 3, है ना। अब एम की क्या वैल्यू है? एम की वैल्यू होती है बच्चा, इट रेंजेस फ्रॉम -L टू +L। मतलब कि जब मेरा एस सब शेल है तो एल की वैल्यू 0 है। एस में कितने ऑर्बिटल्स हैं? एस में एम की वैल्यू 0 है, एक ही ऑर्बिटल, नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1। नेक्स्ट है पी सब शेल, एल की वैल्यू 1 है। अब यहाँ पे क्या है? -L टू +L तक ऑर्बिटल्स होंगे, मतलब -1 0 +1 3 ऑर्बिटल्स होते हैं आपके पी के पास। सिमिलरली डी सब शेल में होते हैं, ये इसकी एल की वैल्यू 2 है तो ये शुरू होता है -2 -1 0 1 2, 5 ऑर्बिटल्स। सिमिलरली एफ सब शेल एल की वैल्यू 3 है तो इसकी वैल्यू रेंज करती है -3 से लेके +3 तक, तो हो जाएगी -3 -2 -1 0 1 2 3। तो यहाँ पे कितने हो गए? 7 ऑर्बिटल्स हो गए। कितने हो गए बच्चा? 7 ऑर्बिटल्स। समझ आई? जैसे मेरे पास एस है, एस के पास एक ही ऑर्बिटल है, इसको मैंने नाम दे दिया 0, ये एस सब शेल के पास। फिर पी के पास मैंने बोला 3 है, 1 2 3, तो इसमें ये वैल्यू हो गई 0, ये हो गई -1, ये हो गई +1। सिमिलरली डी के पास कितने हो गए? 1 2 3 4 5 हो गए, तो बीच वाली 0 हो जाती है, -1, ये +1, ये -2, ये +2। तो इस प्रकार से इन ऑर्बिटल्स की वैल्यू होती है। ठीक है, इतनी चीजें समझ आई। चलिए आगे। अब ऑर्बिटल्स की जो वैल्यू है, एस सब शेल के पास तो एक ही ऑर्बिटल है तो उसको एस ऑर्बिटल ही बोलते हैं। बट जो पी के पास 3 ऑर्बिटल्स हैं, इनके नाम होते हैं, पी एक्स पी वाई पी जेड, मतलब कौन से एक्सिस पे है। क्योंकि मैंने अभी बताया ना कि आपका जो मैग्नेटिक है वो ओरिएंटेशन भी बताता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल बताता है। तो इससे पहले हम शेप देखते हैं। शेप मैंने कहीं लिखी है, शेप, अच्छा इसमें इतनी अच्छे से नहीं दिख रही तो मैं आपको यहीं पे दिखा देती हूँ शेप्स। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट लेट अस लुक एट द शेप, वरना क्या समझ आएगा, राइट। जैसे एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल की शेप है स्फेरिकल। अभी तो मैं ड्रॉ करके बता रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में मैं आपको 3D मॉडल सिखाऊंगी, उससे और बेहतर तरीके से। इतने सुंदर मॉडल्स है, फिर आप खुद उनको रोटेट कर करके देखेंगे तो आपको और बेहतरीन समझ आएंगे। ठीक है, एस की स्फेरिकल शेप है ना। अब इसको कोई भी एक्सिस पे डालू, चाहे एक्स पे डालू, वाई पे डालू, जेड पे डालू, एक ही बात है ना, स्फेरिकल तो स्फेरिकल रहेगा, उसका एक्स वाई जेड एक्सिस तो कुछ होता नहीं है। तो ये एस ऑर्बिटल तो सिंपल हो गया, आपका एस ऑर्बिटल। फिर पी है,
पी मैंने बोलता डम्बल शेप है, तो पी का डम्बल शेप इस प्रकार से हो सकता है, ये एक्स एक्सिस है तो एक डम्बल मेरा एक्स एक्सिस पे आ गया तो ये हो गया मेरा पी एक्स ऑर्बिटल। सिमिलरली ये मैंने फिर से एक्सिस बनाया, ये फॉर एग्जांपल इज वाई एक्सिस, अब मैंने एक डम्बल वाई एक्सिस पे बना दिया तो ये हो गया मेरा पी वाई ऑर्बिटल, पी वाई हो गया। सिमिलरली मैंने इस प्रकार से एक्सिस बनाए, अब मैंने ये बना दिया जेड एक्सिस और ये बना दिया एक्स एक्सिस। अब जेड एक्सिस पे कोई डम्बल है तो वो क्या हो गया, पी जेड हो गया, पी जेड। सिमिलरली आपके डी के भी शेप्स होते हैं, डी के जो शेप्स है एक और मैं बताऊंगी, बट इनसे थोड़ा एक्सिस का आपको ध्यान हो गया। ऐसे डी के भी क्या होंगे, एक्सिस होंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, उसकी थोड़ी सी टिपिकल शेप्स है तो मैं आपको धीरे धीरे बताती हूँ शेप्स, ठीक है। कोई भी कंफ्यूजन लेट मी नो, नो कंफ्यूजन येट। थक तो नहीं जाते ना पढ़ते पढ़ते, मजा तो आ रहा है ना क्लास में पढ़ते हुए, ठीक है। तो ये मेरे को शेप बताई कि मैम पी ऑर्बिटल की डम्बल शेप है, एजीमुथल ने। मैग्नेटिक ने बताई कि वो जो डम्बल शेप है वो एक्सिस पे कैसे है, उसके ओरिएंटेशन क्या है, एक्स एक्सिस पे है, वाई पे है, जेड एक्सिस पे है, वो मुझे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ने बताई, है ना। समझ गए चीजें। चलिए अब इसी के साथ जैसे कि मैंने बोला कि ऑर्बिटल पी के होते हैं पी एक्स, पी वाई, पी जेड। जो पी एक्स होता है उसका आपकी m की वैल्यू 0 है, पी वाई की m की वैल्यू +1 है, पी जेड की m-1 है। सिमिलरली डी के भी एक्सिस होंगे, डी एक्स वाई जेड, ठीक है। तो इसकी ऑर्बिटल्स 5 हैं, इनके अलग से नेम होते हैं, डी जेड स्क्वायर है, मैं याद कराऊंगी शेप्स के साथ, मुश्किल नहीं है, एक बार आप देख लीजिए। डी जेड स्क्वायर की m वैल्यू होती है 0, डी एक्स जेड की m वैल्यू होती है +1, डी वाई जेड की -1 और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी एक्स वाई की होती है +2 -2। तो ये वैल्यूज थोड़ी सी आपको ध्यान होनी चाहिए, मेजर इंपॉर्टेंट होती है 0 वाली वैल्यूज, और ये पता होना चाहिए कि +2 -2 कौन सी होंगी, ठीक है। बाकी तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। अब बच्चा इनकी यहाँ पे थोड़ी थ्योरी पढ़ लेते हैं, दीज ऑर्बिटल्स। अब ये क्या है, एक सबशेल की बात हो रही है कि बच्चा जो सेम सबशेल को बिलोंग करते हैं, सेम सबशेल एस पी डी एफ, एस एक सबशेल है, पी एक सबशेल है, डी एक सबशेल है, तो जो सारे ऑर्बिटल्स सेम सबशेल को बिलोंग करते हैं उनकी इक्वल एनर्जी होती है और उनको बोलते हैं डीजेनरेटिक। बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये, इतनी बार केमिस्ट्री में आएगी, इसको भूलनी नहीं है। डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट का मतलब होता है जिनकी इक्वल एनर्जी है। अब देखो जब मैंने जहां पे भी ऑर्बिटल्स बनाए, ये एस का, पी का, डी का, एफ का बनाया ऑर्बिटल्स, मैंने इन सब की एनर्जी सेम रखी, इनको ऊपर नीचे नहीं बनाया कि एक ऊपर एक नीचे, कि एक की हाई एनर्जी लो, नहीं। ये जो एस सबशेल के ऑर्बिटल वो तो एक ही है, पी के तीनों ऑर्बिटल्स क्या है, सेम एनर्जी के, डी के 5 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के, एफ के 7 ऑर्बिटल सेम एनर्जी के। यही बोल रहा है यहाँ पे कि सेम सबशेल के, सेम सबशेल की बात हो रही है और कुछ नहीं। एक सेम सबशेल में इक्वल एनर्जी के डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। The 3p orbitals of a particular principal shell have the same energy in the absence of magnet। अगर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, अब जैसे 3 बचा 3p और 4px, 3p और 4px की एनर्जी डिफरेंट होगी। मैं क्या बोल रही हूँ, x भी हटा देती हूँ, मैं क्या करती हूँ यहाँ से x भी हटा देती हूँ, मैं 3p और 4p की बात कर रही हूँ। किसकी बात कर रही हूँ, 3p और 4p की तो एनर्जी डिफरेंट होगी क्योंकि शेल डिफरेंट हो गया। हमने पढ़ा था जैसे शेल बढ़ता जाता है एनर्जी भी बढ़ती जाती है, बट 3p के जो सारे के सारे ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल्स है, p सब शेल में 3 है, 3 क्या रिप्रेजेंट करता है, 3 रिप्रेजेंट करता है शेल का नंबर। थर्ड शेल के p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होंगे। ये चीज समझ आई। 3p अगर कहीं लिखा उसका मतलब है थर्ड शेल का p सब शेल, और हमें पता है कि p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, तीनों की एनर्जी क्या है, इक्वल। तो सेम सब शेल में इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लगा दोगे तो बच्चा चेंज हो जाएगी, पर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो चेंज नहीं होगी, ठीक है। सिमिलरली ऑल 5 ऑर्बिटल्स ऑफ डी सब शेल, डी के 5 ऑर्बिटल्स थे, उनकी भी एक शेल में अगर होंगे, जैसे कि अगर मैं 5d की बात करूं, 5d ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5, ये क्या है, फिफ्थ शेल के डी सब शेल के 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी रहेगी सेम। ये चीज बोल रहा है, यहां तक समझ आया बेटा? यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, राइट? मुझसे आप पूछ सकते हैं।
आई चीजें समझ। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आगे बढ़े, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर नेक्स्ट है 10 फॉर हाइड्रोजन एटम ऑर्डर ऑफ एनर्जी इज। अब ऑर्डर ऑफ एनर्जी देख लेते हैं। हाइड्रोजन एटम किस किस को याद है, ये कैसा था आपका 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज था, एक ही इलेक्ट्रॉन है इसके पास, राइट एक ही इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन के पास, और जो भी सारी एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है उनके लिए एप्लीकेबल है। मैंने बोला था सारी एक इलेक्ट्रॉन स्पीशीज में बच्चा क्या होगा, केवल प्रिंसिपल शेल के नंबर पे एनर्जी डिपेंड करेगी। मतलब 1s की सबसे कम एनर्जी 2s और 2p की सेम एनर्जी पर उससे ज्यादा is less than 3s is equals to 3p is equals to 3d is less than 4s is equals to 4p is equals to 4d 4f, इस प्रकार से। मतलब यहाँ पे जो सेम शेल में सारे सब शेल्स की एनर्जी सेम है, फोर्थ शेल के सारे सब शेल की एनर्जी सेम है, बट जैसे ही शेल का नंबर बढ़ा तो एनर्जी बढ़ गई। ये है 1 इलेक्ट्रॉन की बात। अब मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज की बात करेंगे तो ऐसे होगा, जो देखो 2s ऑफ हाइड्रोजन की सबसे ज्यादा एनर्जी है, देन द 2s ऑफ लिथियम, देन द 2s ऑफ सोडियम, देन द 2s ऑफ पोटेशियम। ये चीजें याद रखना। एनर्जी देखो किस प्रकार से बढ़ रही है कि जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है कि नहीं। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, लिथियम का 3, तो यहाँ पे 11। तो जैसे जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है एनर्जी कम हो रही है। क्या हो रही है, एनर्जी कम। सबसे ज्यादा एनर्जी 2s की कौन से ऑर्बिटल में, हाइड्रोजन के। लिथियम का 2s और हाइड्रोजन का 2s ऑर्बिटल कंपेयर करेंगे तो हाइड्रोजन के 2s के पास ज्यादा एनर्जी होगी, ठीक है, लिथियम के 2s के पास कम एनर्जी होगी। बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है। उसके बाद टोटल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ m। अब m की कितनी टोटल पॉसिबल वैल्यूज हो सकती है एक सब शेल में, तो वो होती है बच्चा 2l+1। कितनी होती है, 2l+1। एक सब शेल की बात करें, जैसे कि s सब शेल है, इसमें कितनी हो जाएगी, उसमें हो जाएगी 2 × 0 + 1 विच इज इक्वल टू 1, ठीक है। p में कितनी हो जाएगी 2 × 1 + 1 विच इज इक्वल टू 3। सिमिलरली d सब शेल में ये m की वैल्यूज है, ठीक है, d में हो जाएगी 2 × 2 + 1 विच इज इक्वल टू 5। हुई कि नहीं। तो m की वैल्यूज कितनी हो गई, टोटल m की वैल्यूज हो जाती है 2l+1। एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इस पे क्वेश्चन भी आया था आपके 2024 में आया था या 23 में, आई डोंट रिमेम्बर, बहुत रिसेंटली आया था, या तो इस साल या पिछले साल ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए आगे, चलिए, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन शेल। एक गिवन शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे फर्स्ट शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 1 का स्क्वायर 1 है ना। सेकंड शेल में कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 2 का स्क्वायर 4। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे फॉर्मूले जो लिखे हैं ना अपना नोटबुक में लगा के लिख लो, क्योंकि इतने सवाल आते हैं। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ m ऑर्बिटल्स, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ गिवन शेल। बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट में स्पिन क्वांटम नंबर। जो स्पिन क्वांटम नंबर है उसको रिप्रेजेंट करते हैं हम s से। स्पिन क्वांटम नंबर क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की स्पिन के बारे में। जैसे कि अपन ने बोला कि मैम s सब शेल में एक ऑर्बिटल है, p सब शेल में 1 2 3 ऑर्बिटल्स है। ये एकदम चीजें याद हो जानी चाहिए। शेल के अंदर सब शेल के अंदर ऑर्बिटल्स, राइट। अब ऑर्बिटल्स की बात करती हूँ तो ऑर्बिटल में क्या है, इलेक्ट्रॉन। याद रखना एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और दोनों की होती है ऑपोजिट स्पिन। उनको इस प्रकार से हाफ पिन से हम क्या कहते हैं, डोनेट। एक हाफ ऊपर एक हाफ नीचे, मतलब ये ऑपोजिट स्पिन के हैं। एक अगर प्लस हाफ होगा स्पिन तो दूसरा हो जाएगा माइनस हाफ का स्पिन, राइट। p में भी क्या होता है, p में भी 3 ऑर्बिटल्स हैं। यहाँ पे भी आपके 1 2 3 4 5 6 मैक्सिमम 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। बट एक ऑर्बिटल में, दिस इज 1 ऑर्बिटल, दिस इज सेकंड ऑर्बिटल, दिस इज थर्ड ऑर्बिटल। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 और दोनों की होती है ऑपोजिट स्पिन। याद रखना, ठीक है। एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स 2 ही हो सकते हैं और दोनों की ऑपोजिट स्पिन होती है, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ।
अब स्पिन क्या बताती है? द इलेक्ट्रॉन इन एन एटम नॉट ओनली, अब क्या है, हमने तो देखा कि ये बीच में न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूम रहा है, तो ये बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन केवल न्यूक्लियस के चारों ओर नहीं घूमता बल्कि ऐसे रोटेट भी हो के घूमता है, जैसे अर्थ है, अर्थ रोटेट भी होती है और आपके सन के चारों तरफ भी घूमती है, सेम इलेक्ट्रॉन ऑल्सो रोटेट्स एंड ऑल्सो रोटेट्स अराउंड और ऑल्सो रिवॉल्व्स इटसेल्फ, अपने खुद के अराउंड भी वो मूव करता है, तो मूव्स अराउंड द न्यूक्लियस बट ऑल्सो spins about its own axis, अपने एक्सिस पे स्पिन भी करता रहता है वो। Since the electron in an orbital can spin, या तो उसकी स्पिन क्लॉकवाइज होती है या फिर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, तो इसको दो वैल्यूज असाइन की गई है, एक प्लस हाफ एक माइनस हाफ, ठीक है। दिस क्वांटम नंबर हेल्प्स टू एक्सप्लेन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ अ सब्सटेंस, क्या एक्सप्लेन करती है? मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, जो भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज होती है ना सब्सटेंस की, कि वो पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है, मैग्नेट से अट्रैक्ट होता है कि नहीं होता, ये सारी प्रॉपर्टीज आपका स्पिन क्वांटम नंबर क्या करता है? हेल्प करता है जानने में, ठीक है। चलिए आगे, चलिए अब स्पिन क्वांटम नंबर पे एक नोट है आपके पास, एन ऑर्बिटल कैन नॉट हैव मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स शुड बी ऑफ ऑपोजिट स्पिन। वही मैंने बोला कि एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और दोनों की ऑपोजिट स्पिन, सेम स्पिन एग्जिस्ट नहीं करती, गलत आपका आंसर होगा, हमेशा ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस सबशेल, एस के पास कितने ऑर्बिटल हैं? एस सबशेल के पास है एक ऑर्बिटल, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास 2, सिंपल सी बात है। पी सबशेल के पास ऑर्बिटल है 1 2 3, तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स होंगे इसके पास 1 2 3 4 5 6, कितने होंगे? 6 इलेक्ट्रॉन्स। डी के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 1 2 3 4 5 सबशेल्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 10। यही यहाँ पे लिखा है। सिमिलरली एफ सबशेल के पास मैक्सिमम होंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। ये तो सिंपल सी मैथ्स है, सिंपल सी मैथ्स है, राइट? ठीक है, कोई डाउट इसमें? कितने इलेक्ट्रॉन्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मुझे पता है कि आज बहुत सारी इंफॉर्मेशन एक साथ दे दी, बट आई होप आपकी माइंड में एक पिक्चर बनी होगी कि शेल के अंदर सब शेल है और सब शेल्स में भी मैम ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, उन ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है, दिखाई दे रहा है, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 ही हो सकते हैं और दोनों ऑपोजिट स्पिन के इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये पिक्चर एकदम दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। फिर एनर्जीज की बात करी, मैंने बोला कि जो 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है उसकी एनर्जी तो केवल किस पे डिपेंड कर रही थी? आपकी प्रिंसिपल शेल पे। जैसे शेल का नंबर बढ़ता गया आपकी एनर्जी बढ़ती गई, बट जैसे ही आपका एटम चेंज हो गया, जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर का एटम है उसकी जो एनर्जी है उतनी ही कम है। तो हाइड्रोजन की 2s की एनर्जी सबसे ज्यादा है, देन लिथियम का वही ऑर्बिटल है 2s बट उसकी एनर्जी उससे कम है, ठीक है। तो हाइड्रोजन की जिसका जितना कम एटॉमिक नंबर उसकी उतनी ज्यादा एनर्जी, राइट? ये एक चीज थी। दूसरी मैंने क्या बताई, अब हम उसकी भी बात कर रहे थे, क्या मैंने यहाँ लिखी वो चीज? 1 सेकेंड, लेट मी सी। मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के बारे में हमने कहाँ में बात करी है? रिलेटिव एनर्जीज ऑफ वेरियस सबशेल्स। चलो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। जैसे हमने हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज की तो बात कर ली कि हाइड्रोजन में क्या होता है, जो हाइड्रोजन या 1 इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है उनकी एनर्जी कैसे होती है कि फर्स्ट सबशेल की सबसे कम एनर्जी, फिर सेकंड सबशेल की उससे ज्यादा, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, इस प्रकार से एनर्जी इंक्रीज हो रही थी। बट जो मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं उसमें बच्चा क्या होता है, उसमें एनर्जी इंक्रीज होती है n+l की वैल्यू पे डिपेंड करती है। जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा होगी उसकी ज्यादा एनर्जी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। रिलेटिव एनर्जी ऑफ वेरियस सबशेल्स में लिख रही हूँ। n+l क्या बताती है आपको? एनर्जी ऑफ मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। क्या बताती है? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ठीक है। n+l मतलब जब मैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर और एजीमुथल को ऐड करती हूँ और ऐड करने के बाद जो नंबर ज्यादा आता है उसकी ज्यादा एनर्जी है, समझ गए? जैसे कि मैंने नंबर ऐड किया, मैंने नंबर इस प्रकार से ऐड किया, मुझे पता लगाना है 3D की एनर्जी ज्यादा है कि 4s की ज्यादा है। ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो 3D में 3+d का क्या होता है? l वैल्यू कितनी है? 2 है, 3+2। 4s में क्या है? 4+, इसकी l वैल्यू है 0, तो 3+2 हो गई 5, ये हो गई 4।
तो किसकी एनर्जी ज्यादा हो गई? 3D की। हुई कि नहीं हुई? हुई कि नहीं हुई? अगर 3D और 4s ये किसके लिए बच्चा? मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए, ठीक है। मल्टी इलेक्ट्रॉन में हम n+l वैल्यू देखते हैं, जिसकी n+l वैल्यू ज्यादा है उसकी क्या होगी? आपकी एनर्जी भी ज्यादा होगी, है ना। अब देखो 3D और 4s की मुझे कंपेयर करनी है। 3D, 3 मतलब 3 आपका शेल है, D उसमें सब शेल है। 4s का मतलब है फोर्थ शेल में S सब शेल। ये एकदम चीजें दिमाग में होनी चाहिए। 3 का n वैल्यू लिखी, l वैल्यू D की होती है 2, यहाँ पे n वैल्यू है 4, l वैल्यू है आपकी 0, तो इस प्रकार से देखा तो 5 बड़ा नंबर है तो वो हो गया। कई बार क्या होता है आपका टाई हो जाता है। टाई कैसे होता है? जैसे कि मैं इस प्रकार से पूछ सकती हूँ, 3D और 4p की बात करते हैं, 3D और 4p की बात करते हैं, राइट। तो 3D की क्या होगी? n+l वैल्यू, n+l वैल्यू 3D की कितनी होगी? 3 + 2 कितनी हो जाएगी? 5 हो गई। 4p की क्या होगी? 4 + 1 विच इज इक्वल टू 5। वंस अगेन, अब तो मैम कैसे बताऊं? ये भी 5 आ रहा है, ये भी 5 आ रहा है, n+l वैल्यू किसकी ज्यादा है? तो अब यहाँ प्रेफरेंस देंगे n की वैल्यू को। तो अब यहाँ पे जब टाई होता है ना, जब टाई ब्रेक करने के लिए हम जिसकी n वैल्यू ज्यादा है उसकी एनर्जी भी ज्यादा है, मतलब यहाँ पे 4p की एनर्जी ज्यादा है। तो टाई यहाँ पे लिख रही हूँ, टू ब्रेक टाई, टू ब्रेक टाई, टाई ब्रेक करने के लिए ही केवल मोर n वैल्यू, मोर n वैल्यू, मोर एनर्जी, मोर विल बी दी एनर्जी। ये चीजें समझ आई? ये चीजें समझ आई सभी को? सभी को? महवीश, आर्यन, तेजांशु, हर्षित यादव, वैभव, यार समझ आई ये सारी चीजें? समझ आई ये सारी चीजें सभी को? जल्दी से बताइए। फिर से हम स्पिन क्वांटम नंबर की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पे शुरू होते हैं हमारे शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की थ्योरी कर लेते हैं, थोड़ी सी, पूरी तो नहीं हो पाएगी, और नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इसके 3D स्ट्रक्चर्स दिखाऊंगी जो इतने ब्यूटीफुल है और इतनी अच्छी तरीके से समझ आएंगे आपको वहां पे, राइट। तो अब हम शेप्स ऑफ ऑर्बिटल्स की बात करते हैं। जैसे कि शेप ऑफ एस ऑर्बिटल की कर लेते हैं, बाकी हम कर करके। एस जैसे कि मैंने बताया, एस होता है स्फेरिकल शेप का। दिखाई दे रहा है? अगर नहीं दिखाई दे रहा तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर देती हूँ आपके लिए। इस प्रकार का स्फेरिकल शेप का होता है। स्फेरिकल में कोई एक्स एक्सिस, वाई और जेड एक्सिस तो होता नहीं, सब एक जैसे होते हैं एक स्फीयर के लिए, तो यहाँ पे एक्सिस तो हम डिफाइन नहीं करते। तो एस ऑर्बिटल क्या होता है? दीज आर नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल क्यों? क्योंकि इसकी एक्सिस हम डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये नॉन डायरेक्शनल है एंड स्फेरिकली सिमेट्रिक। स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, स्फेरिकल है, दैट इज प्रोबेबिलिटी of finding electron at a given distance is equal in all direction। इसका क्या मतलब है कि अभी ये इतना सिमेट्रिकल है, इसका मतलब है कि कहीं पे भी मेरे को ये पूरे स्फीयर में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मिलने की प्रोबेबिलिटी एकदम एक जितनी है, यही बोला हुआ है। probability of finding electron at a given distance is equal in all direction। मतलब कि अगर मुझे यहाँ से 2 मीटर के रेडियस पे अगर मुझे कहीं इलेक्ट्रॉन ढूंढना, तो वो 2 मीटर यहाँ पे भी हो सकता है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी। 3D स्ट्रक्चर सोचो कि अगर मुझे यही तो यहाँ पे लिखा है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन एट अ गिवन डिस्टेंस, डिस्टेंस मुझे पता है 2 मीटर, बट कहीं पे भी हो सकता है, इधर 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 कहीं पे भी, तो वो इक्वल प्रोबेबिलिटी है 2 मीटर के डिस्टेंस में मुझे इलेक्ट्रॉन फाइंड करने की। ठीक है बच्चा? ठीक है, समझ आ रही है? नेक्स्ट है जो 1s ऑर्बिटल एंड 2s ऑर्बिटल हैव सेम शेप बट साइज ऑफ 2s इज लार्जर। मतलब अब क्या होगा बेटा, आपके जो शेल्स है, मैंने आपको बताया था ना, जैसे दिस इज माय फर्स्ट शेल, दिस इज माय सेकंड शेल, दिस इज माय थर्ड शेल्स। मैं आपको शेल्स डिस्क्राइब करूँ ताकि आपको कभी कंफ्यूजन ना हो। देखो आपका जो n इज इक्वल टू 1 है, n इज इक्वल टू 1 है, उसमें आपका कौन सा शेल होगा? जो n इज इक्वल टू 1 है बच्चा, उसके पास होगा s ऑर्बिटल होगा। सिमिलरली अगर मैं n इज इक्वल टू 2 की बात करूं तो उसके पास भी होगा। अब इसको बोलते हैं 1s। ये फर्स्ट शेल का s ऑर्बिटल है तो 1s। जो सेकंड शेल है उसके पास भी होगा s ऑर्बिटल, उसको बोलते हैं 2s, और उसके पास 2p भी होगा। सिमिलरली थर्ड की बात करती हूँ, थर्ड शेल n इज इक्वल टू 3, इसके पास होगा 3s सब शेल,
3p सबशेल एंड 3d सबशेल। समझ आ रही है? 3 बता रहे हैं आपको कौन सा शेल है और आपको एसपीडी तो सबशेल्स के बारे में बता ही रहे। तो आपको क्या पता चल रहा है कि मैम हर शेल में एस सबशेल तो होगा ही होगा, है ना। एस तो सब में प्रेजेंट है, बट ये बोल रहा है कि जो एस है वो सब में एक जैसा है, बस एक चीज की उसमें डिफरेंस है, विच इज कि जैसे शेल का नंबर बढ़ता जाता है आपके एस ऑर्बिटल का भी साइज बढ़ता जाता है। यही लिखा है कि 1s ऑर्बिटल का साइज छोटा होता है देन द 2s। तो शेप सेम है, दोनों की शेप सेम है, बस साइज 2s का बड़ा है। जितना बड़ा शेल उतना उसके ऑर्बिटल का बड़ा साइज। नेक्स्ट है देयर इज अ स्फेरिकल शेल विद इन 2s ऑर्बिटल वेयर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज 0 एंड इज कॉल्ड अ नोड। अब यहाँ पे हम नोड्स की बात करेंगे। अभी तो मैंने बोला कि यहाँ पे आपकी इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी एकदम इक्वल है एक डिस्टेंस पे, बट हमारी वो होता है 1s के अंदर। 1s में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, 1s में कोई नोड नहीं होती। नोड वो जगह है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी इज 0 वहां कभी भी नहीं मिलेगा, ठीक है। 1s में नोड होती ही नहीं है, 1s में कहीं पे भी इलेक्ट्रॉन मिल सकता है। 2s में एक ऐसी पोजीशन आती है जहां पे आपकी एक नोड प्रेजेंट है, जहां पे आपका इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। वहां पे इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग पॉसिबिलिटी 0 है। देयर इज अ स्फेरिकल शेल, मतलब फॉर एग्जांपल ये मैंने 2s का शेल बनाया, ये मेरा न्यूक्लियस है, ये फॉर एग्जांपल ये 2s है, सीधे 2s है, ये 2s का स्फेरिकल शेल है। मैं आपको इसका 3D डायग्राम दिखाऊंगी ना, तब आपको दिखाऊंगी कि ऐसे वहां पे एकदम बिल्कुल भी नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पे आपका बीच में एक एरिया आएगा जहाँ पे बिल्कुल भी इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग डेंसिटी 0 होगी, पर वो 1s में नहीं होती, वो 2s से स्टार्ट होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, और उसी को बोलते हैं नोड। नेक्स्ट है आपका द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर L इज 0 एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैन हैव ओनली 1 वैल्यू। ये तो हमें पता ही है, एस सबशेल की L वैल्यू 0 होती है और M वैल्यू भी 0 होती है, L और M दोनों 0 होती है एस सबशेल्स की, ठीक है। तो आज की क्लास बच्चा हम यस क्लियर। हेलो हसनैन राजा, आपने थोड़ी सी लेट क्लास ज्वाइन करी है, थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा, अब क्लास एंड होने का टाइम आ गया है। आज हमने क्वांटम नंबर्स पे बात करी थी, राइट। थोड़े लेट हो गए बच्चा, क्लास का टाइमिंग रहता है 5:15 से लेके, ठीक है। तो आज का सेशन बच्चा इतना ही रखते हैं। अगर आपको इस सेशन में जो भी डाउट है, आपके पास क्लास खत्म होने के बाद भी ऑप्शन है डाउट्स पोस्ट करने का। अदरवाइज नेक्स्ट लाइव क्लास में आप मेरे से डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं सारे डाउट्स का आंसर दूंगी। मेरे से बच्चा पढ़ने आया है तो मैं एकदम ऑनेस्टली यहाँ पे उसको पढ़ाने के लिए ही हूँ, तो मेक मैक्सिमम यूज ऑफ इट, ठीक है। अंडरस्टूड एवरीबॉडी। अब हम इसी के साथ आज का लेसन कंक्लूड करते हैं एंड आई विल सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम। आज थी बच्चा वेंसडे, अब मेरी नेक्स्ट क्लास फ्राइडे को होगी। टाइम टेबल लिख लीजिए, मंडे वेंसडे फ्राइडे को क्लासेस होती है, 1.5 घंटे की 1.5 आवर्स की क्लासेस रहेंगी, जिसमें हम बहुत अच्छे से कोर्स कंप्लीट करेंगे, जहां पे आप मुझसे जो भी डाउट्स है आप पक्का से पूछिएगा, ठीक है। चलिए आज की क्लास ओवर करते, थैंक यू सो मच, बाय बाय।